हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल लेटेस्ट लर्न फार्मेसी में। तो फाइनली आज हम अपनी हर्बल ड्रग टेक्नोलॉजी का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर था उसको सॉल्व आउट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना समय गंवाए। तो सबसे पहले अगर हम आरजीपीवी की बात करें तो ये जो क्वेश्चन होगा वो आपके सेक्शन ए में आएगा, और अगर एकेटीयू के बारे में बात करें तो ये जो क्वेश्चन होगा आपके सेक्शन बी में आएगा। ठीक है ना। तो पहला जो क्वेश्चन क्या है, एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ गार्बलिंग ड्राइंग एंड प्रिजर्वेशन इन द प्रोसेसिंग ऑफ द हर्बल रॉ मटेरियल। देखिए इसको अगर आपने यूनिट फर्स्ट पढ़ा होगा या जो मेरा लेक्चर देखा होगा तो आसानी से इसको समझ जाएगा इसमें क्या क्या लिखना है, लेकिन मुझको आपको यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व कराने हैं इसलिए मैंने इसको पूरा हैंड रिटन आउट किया है। तो सबसे पहले आपको लिखना कैसे ये समझ लीजिए। अगर क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, इंपॉर्टेंस ऑफ द गार्बलिंग ड्राइंग एंड प्रिजर्वेशन इन प्रोसेसिंग ऑफ द हर्बल रॉ मटेरियल, मतलब यहाँ पे प्रोसेसिंग की जा रही है तो टॉपिक हमारा क्या होना चाहिए, प्रोसेसिंग। तो प्रोसेसिंग ऑफ द हर्बल रॉ मटेरियल, तो पहले हमारी जो हेडिंग पड़ेगी प्रोसेसिंग ऑफ द हर्बल रॉ मटेरियल की हेडिंग पड़ेगी, उसके अंदर लिखेंगे जैसे क्रूड ड्रग जब हम ऑब्टेन कर लेते हैं या उसको कलेक्ट कर लेते हैं हम, शुड बी सब्जेक्टेड टू फर्दर प्रोसेसिंग, मतलब उसके वजह से हमने हार्वेस्ट करके उसको निकाल लिया या कलेक्शन कर लिया, उसके बाद क्या होता है उसका हमको हार्वेस्टिंग करना होता है, ड्राइंग करना होता है, गार्बलिंग करना होता है, कोटिंग करना होता है, ब्लीचिंग करना होता है, प्रिजर्वेशन करना होता है। ठीक है ना। अब छोटे छोटे टर्म में हम समझ लेते हैं इसके बारे में। तो अगर आपको यहाँ पे ड्राइंग गार्बलिंग और प्रिजर्वेशन का मतलब समझ में जाएगा। गार्बलिंग का मतलब क्या होता है कि साफ सफाई करना। जैसे अगर आपने कोई भी जड़ से उखाड़ा, ठीक है ना, मतलब कोई भी प्लांट को जड़ से उखाड़ा तो उसकी जड़ में मिट्टी लगी होगी, अब उस मिट्टी को धुलने की जो प्रक्रिया होगी उसी को क्या बोलेंगे, गार्बलिंग बोलेंगे। अब मान लीजिए ड्राइंग क्या है, अब उस जड़ में क्या मान लीजिए कि कुछ वाटर कंटेंट है, क्योंकि जड़ में होगा तो वाटर कंटेंट तो होगा ही। अब उसको ड्राई करने के लिए हम उसको सन ड्राई में रखा या हमने किसी मैकेनिकल ड्राइंग में रख दिया, तो उसमें से जो वाटर है वो एब्जॉर्ब हो गया या इवापोरेट हो गया, तो हमको क्या ये ड्राइड मटेरियल मिल गया, उसको क्या बोलते हैं हम, ड्राइंग बोलते हैं। उसी प्रकार से प्रिजर्वेशन का क्या मतलब होता है कि जब हम लॉन्गर पीरियड ऑफ द टाइम के लिए उसको सेफ रखते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, प्रिजर्वेशन बोलते हैं। ठीक है ना। तो आइए इसी के बारे में बात करते हैं। तो वैसे तो प्रोसेसिंग की सारी प्रोसेस है, जैसे हार्वेस्टिंग हो गई, ब्लीचिंग हो गई, ड्राइंग हो गई, कोटिंग हो गई, प्रिजर्वेशन हो गई, गार्बलिंग हो गई, ये आपकी क्या है, प्रोसेसिंग की सारी प्रोसेस है, मतलब उससे कितने पार्ट्स हैं आपको इसी तरीके से लिखना है, इसी तरीके से वहां पे स्ट्रक्चर आउट करना है। ठीक है ना। तो गार्बलिंग का मतलब क्या होता है, रिमूवल ऑफ इम्प्योरिटी। पहली बात क्या होगी कि अगर उसमें कोई इम्प्योरिटी है तो उसको हटा देना। अगर हम केमिकल इम्प्योरिटी की बात करें तो गार्बलिंग के द्वारा केमिकल इम्प्योरिटी ना हटा सकते हैं, तो यहाँ पर हम सीधा फिजिकल इम्प्योरिटी लिख सकते हैं। ठीक है ना। डस्ट हो गया, फॉरेन पार्टिकल हो गए, और एनी अनवांटेड मटेरियल जो हमको नहीं चाहिए उसको उस हर्ब से हटाना ही क्या कहलाता है, गार्बलिंग कहलाता है। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर मैंने आपको भी एक रूट का उदाहरण लेकर के बताया। ठीक है ना। उसके बाद हमको इसके इंपॉर्टेंस के बारे में बात करनी है। ठीक है ना। तो जैसे मान लीजिए कि आपने रूट लिया, रूट को आपने देखा इसमें फॉरेन पार्टिकल्स आपने यहाँ पे दिखा लिए, उसके बाद गार्बलिंग करके आपने क्या किया, उसको एकदम प्योर फॉर्म में ले लिया। देखिए सब कुछ आपको इसी तरीके से लिखना है, कोई भी डिफरेंट नहीं करना है। ठीक है ना। अगर कोई दूसरा क्वेश्चन में पूछता है तो इसी टाइप को आपको गार्बलिंग वगैरह दिखाना है, तो आप इसी प्रकार से जड़ वगैरह दिखा सकते हैं। ठीक है ना। अब इसकी इंपॉर्टेंस क्या होती है, सबसे पहली बात हमारी क्या है कि जो भी फॉरेन मटेरियल हमको नहीं चाहिए या अनवांटेड मटेरियल जो हमको नहीं चाहिए उसको हम रिमूव आउट कर सकते हैं। तो रिमूवल ऑफ द फॉरेन मटेरियल फ्रॉम द ड्रग। ठीक है ना। अनडिजायरेबल मैटर इंक्लूडिंग, जैसे हमारी क्या हो जाएगी, सिलिका हो जाएगी, ठीक है ना, सॉइल हो जाएगी, तो इन सबको हम क्या करते हैं कि उसको मतलब रिमूव आउट कर सकते हैं। ठीक है ना। उसके बाद हमारा इंसेक्ट भी हो सकता है, मोल्ड भी उसमें लग सकते हैं, तो इन सबको हम वॉश करके वॉश आउट कर सकते हैं। गार्बलिंग हेल्प द क्रूड ड्रग टू अटेन फार्माको स्टैंडर्ड। देखिए जो हमारे आईपी वगैरह होते हैं, फार्माकोपिया होते हैं, जो गार्बलिंग होती है वो प्रोसेस क्या करती है कि उसको अटेंड करने का काम करती है। फॉर एग्जांपल के तौर पे आपने कोई रूट लिया या कोई भी बार के लिया, तो आपको स्टैंडर्ड फार्माकोपिया कह रही है कि एकदम नीट एंड क्लीन होना चाहिए, स्टेराइल होना चाहिए। तो वॉशिंग के द्वारा या गार्बलिंग के द्वारा आप उसमें जो भी फॉरेन मटेरियल होंगे, अनवांटेड डिजायरिंग थिंग्स होंगी, उसको आप क्या करते हैं, रिमूव आउट कर सकते हैं। और जैसे आपके फार्माकोपियल स्टैंडर्ड में दिया है कि हमको इस प्रकार से चाहिए, तो आप उस प्रकार से उसको दे सकते हैं। ठीक है ना। अब उसका दूसरी प्रोसेस क्या थी, ड्राइंग थी। तो ड्राइंग का क्या मतलब होता है कि किसी भी वेटी मटेरियल में से वाटर का इवोपरेशन कर देना, इज कॉल्ड ड्राइंग कहलाता है। ठीक है ना। सिंपल बोले तो रिमूवल ऑफ द वाटर फ्रॉम द एनी टाइप ऑफ द प्लांट पार्ट, मतलब बोले तो जैसे आपका लीफ हो गया, बार्क हो गया, जड़ का मतलब समझ ही लेना कि रूट हो गया, सीड्स हो गया, फ्रूट हो गया, अगर कहीं से भी हमको पानी को रिमूव आउट कर दे तो उसको क्या बोलेंगे, हम ड्राइंग बोलेंगे। तो रिमूवल ऑफ द वोलेटाइल ऑयल और वाटर, देखिए प्लांट के अंदर हमारे दो चीज पाई जाएंगे, तो वोलेटाइल ऑयल पाए जाएंगे तो वाटर पाए जाएंगे। तो रिमूवल ऑफ द वोलेटाइल ऑयल और द वाटर और कंसंट्रेट ऑफ द वोलेटाइल बाय इवापोरेशन। देखिए यहाँ पे दो चीजें होंगी, एक चीज क्या था कि वोलेटाइल ऑयल और वाटर को आप इवापोरेट कर सकते हैं। अगर आप वोलेटाइल ऑयल को इवापोरेट कंटिन्यूस करते जाएंगे तो वो कंसंट्रेशन भी हो जाएगा, लेकिन एक कैसी कंडीशन आएगी कि हम कंटिन्यूस
उसको इवापोरेशन करते जाएंगे तो वो फाइनली रिमूव्ड आउट हो जाएगा और उससे जो इनिशियल फेज आएगा उसमें क्या जो हमारा वोलेटाइल ऑयल होगा वो कंसंट्रेट हो जाएगा, ठीक है ना। ऑफ दी वोलेटाइल ऑयल बाय इवापोरेशन, इवापोरेशन के द्वारा बाय यूजिंग ड्राइंग प्रोसेस के द्वारा। तो आप समझिए ना कि रिमूवल ऑफ द वाटर कंटेंट और दी वोलेटाइल कंटेंट फ्रॉम द हर्बल ड्रग या सॉरी हर्ब मटेरियल, ठीक है ना, जैसे रूट हो गया, लीफ हो गया, स्वीट सीड्स हो गया, बार्क हो गया, ठीक है ना। इन सबसे अगर वाटर का रिमूवल करना है तो आपको ड्राइंग की प्रोसेस लानी होगी, ठीक है ना। दी पर्पज इसका दी प्रोसेस इज कैरिड आउट बिफोर द क्रूड ड्रग आर मार्केटेड, मतलब मार्केट में लाने से पहले इस ड्रग को प्रॉपरली हमको ड्राई कर लेनी चाहिए, ठीक है ना। जैसे आपका हर्ब लीफ या फ्लावर हो गया उसको आप 20 से 40 डिग्री सेंटीग्रेड पर ड्राई करेंगे और रूट और जो बार्क हो गया उसको आप 30 से 65 डिग्री सेंटीग्रेड पर ड्राई करेंगे, ठीक है ना। अब ड्राइंग के कई सारे मेथड होते हैं, थोड़ा उसके बारे में भी जान लेते हैं। जैसे एयर ड्राइंग होता है, एयर ड्राइंग तो सिंपल होता है कि एयर के कंडीशन में रख देते हैं तो हमारा क्या है ड्राई हो जाता है। सन ड्राइंग में क्या होता है कि दो ड्राई, एक डायरेक्ट सन ड्राई होता है, एक शेड होता है। तो डायरेक्ट का मतलब कहता है जहाँ पर सूर्य की रोशनी सीधी पड़ेगी, और शेड का मतलब क्या होता है कि उसका जो टेम्परेचर होगा वो हमको मिलेगा, ना कि उसकी डायरेक्ट किरणें या रोशनी मिलेगी, ठीक है ना। उसके बाद प्रोसेसिंग ऑफ द प्लांट, मतलब हम सीधा प्लांट को प्रोसेसिंग का मतलब समझ रहे हैं ना कि निचोड़ना। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप कपड़े धोते हैं, कपड़े धोने के बाद क्या करते हैं उसमें पानी हटाने के लिए उसको अच्छे से निचोड़ देते हैं। निचोड़ने के बाद आपका पानी निकल जाता है और आपका कपड़ा कुछ मात्रा में वहां से पानी जो होता है वो रिमूव आउट हो जाता है। तो उसी को बोलते हैं प्रेसिंग ऑफ द प्लांट। डिहाइड्रेटिंग एजेंट, मतलब हम ऐसे एजेंट डाल दें कि जो उसको डिहाइड्रेट कर दे, वाटर का रिमूवल कर दे, तो उस कंडीशन में ड्राइंग हो जाएगा। एंड ड्राइंग बाय आर्टिफिशियल मेथड, हम सिंपल बोले तो आर्टिफिशियल हीट या आर्टिफिशियल मेथड के द्वारा, जैसे ट्रे ड्रायर हो गया, वैक्यूम ड्रायर हो गया, स्प्रे ड्रायर हो गया, तो इन सब के माध्यम से हम ड्राइंग की प्रोसेस कर सकते हैं। अब इसकी इंपॉर्टेंस क्या है देखिए, अभी मैं आपको बोलूं कि आप पत्ती ले लीजिए और पत्ती को क्या कहते हैं उसका साइज रिडक्ट कर दीजिए, मतलब उसको पाउडर फॉर्म में बनाए, तो बना पाएंगे आप? नहीं बना पाएंगे। क्यों? क्योंकि उसके अंदर वाटर मटेरियल है, वो चिपचिपा पदार्थ बन जाएगा। तो पहली चीज़ क्या आ गई कि ड्राइंग जो होती है, मैं देखिए इसके ऊपर नहीं जा रहा, मैं आपको सीधा बता रहा हूँ। ड्राइंग पहली चीज़ क्या हो गई कि अगर आप ड्राइंग करते हैं तो आपको जो पाउडर फॉर्म होता है ड्रग का वो मिल सकता है। दूसरी चीज़ क्या हो जाएगी, अगर आप देखें तो जहाँ पे वेटी मटेरियल होते हैं वहाँ पे माइक्रोबियल के कॉन्टामिनेशन ज़्यादा होते हैं। फॉर एग्जाम्पल के तौर पर आपने कहीं पेड़ वगैरह पर देखा होगा, जब बरसात का सीजन आता है तो कंटिन्यू जब बारिश होती है तो आप देखेंगे वहां पे हरा हरा हो जाता है। तो वहां पे उसका क्या मतलब होता है, कोई ना कोई फंजी अटैक हो गया या माइक्रोबियल इंट्रैक्शन हो गया, कॉन्टामिनेशन हो गया। तो उस कंडीशन में अगर हम अपने जो प्लांट मटेरियल होंगे उसको ड्राई करके रखें, वेट करके ना रखें, तो वहां पे जो माइक्रोबियल के कॉन्टामिनेशन होते हैं वो कम हो जाएंगे, जिसकी वजह से वो हमारा जो प्रोडक्ट होगा वो प्रिजर्व हो जाएगा और लॉन्गर ड्यूरेशन के लिए वो स्टेबल हो जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद मैंने आपको बताया कि जो ये लेस सस्टेबल टू कॉन्टामिनेशन विद द माइक्रो ऑर्गेनिज्म ड्यू टू रिमूवल ऑफ द वाटर मॉइस्चर कंटेंट, ये तो आपको मैंने अभी जस्ट बताया। एंड दूसरी क्या चीज़ है कि जहाँ पर हमारी वेटी मटेरियल होते हैं वहाँ पर जो एंजाइम की एक्टिविटी होती है वो ज़्यादा होती है, लेकिन जब हम उसको पाउडर का फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं तो उसकी एक्टिविटी कहते हैं ज़्यादा होती है। क्यों? क्योंकि उसकी जो पोटेंसी होती है उससे कारण से, ठीक है ना। उसके बाद इट एड इन द पल्वराइजेशन ऑफ द क्रूड, मतलब जो पाउडर को चूर्ण बनाया जाता है या चूर्णकरण की जो विधि होती है उसमें हम इसका यूज करते हैं। उसके बाद आता है प्रिजर्वेशन। प्रिजर्वेशन का मतलब क्या होता है, टू मेक स्टेबल फॉर लॉन्गर पीरियड ऑफ द टाइम ऑफ द क्रूड ड्रग, मतलब कहने का क्या है, किसी भी क्रूड ड्रग को हम उसके लॉन्गर टर्म के लिए स्टेबल कर दें, जिससे कि उसमें कोई भी माइक्रोबियल कॉन्टामिनेशन ना हो या वो स्पॉइल ना हो, ठीक है ना। सिंपल बोले तो एडल्ट्रेट या स्पॉइलिश ना हो, सड़े गूले ना, तो उस कंडीशन का क्या बोलते हैं, प्रिजर्वेशन बोलते हैं, ठीक है ना। प्रिजर्व फॉर द लॉन्ग टर्म कंडीशन फॉर द लॉन्ग पीरियड ऑफ द टाइम, इसके भी टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं, वो सारी चीज़ें अलग की चीज़ें, ठीक है ना। बाई एडिंग नेचुरल प्रिजर्वेटिव, मतलब नेचुरल प्रिजर्वेटिव का यूज करते हैं। अब इसका इंपॉर्टेंस क्या है, टू प्रिजर्व द क्रूड ड्रग फॉर लॉन्गर पीरियड ऑफ द टाइम, ये आपको समझ में आ गया कि प्रिजर्वेटिव का मेन मकसद क्या है कि जो हमारी क्रूड ड्रग होगी उसको लॉन्ग टर्म तक प्रिवेंट करके रखना या किसी भी माइक्रोबियल कॉन्टामिनेशन से बचा के रखना। उसके बाद क्या है, कंजर्वेशन ऑफ द प्लांट, मतलब प्लांट को कंजर्व करके रखना। जैसे 2-3 पीढ़ी के पहले के जो प्लांट हमारे हैं उनको हम उसके सीड कंजर्व करके रखे हुए। देखिए कंजर्वेशन जो टॉपिक है फार्माकोग्नोसी फर्स्ट में मैंने आपको यूनिट नंबर 3 या यूनिट नंबर 2 में आपको ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है। अगर आपको कंजर्वेशन के बारे में ज़्यादा जानना है तो आप जाकर के वो वीडियो देख लीजिए। सिंपल सा कंजर्वेशन का मतलब क्या होता है कि अगर आज हम उसको रखेंगे तो वो 100 साल के बाद काम आएगा, तो इसी को क्या बोलते हैं, कंजर्वेशन। एंड टू मेक स्टेबल दी हर्बल मेडिसिन, अगर हमारी उसमें प्रिजर्वेटिव डालते हैं तो हमारी जो हर्बल मेडिसिन होगी वो क्या हो जाएगी, स्टेबल हो जाएगी। ये हो गया आपका पहला क्वेश्चन। दूसरा आता है डिस्क्राइब हर्ब यूज इन द हेयर केयर इन द
द डिटेल विथ एग्जाम्पल। देखिए यहाँ पे जो मैंने आपको थर्ड में बताया था हेयर केयर प्रोडक्ट के बारे में, सेम इट इज आपको कॉपी पेस्ट करना है, ठीक है ना। मैंने इसको हैंड रिटन बनाया हुआ है, कॉपी पेस्ट कुछ नहीं किया हुआ है, आपको आसानी होगी समझने में, ठीक है ना। यहाँ पे मैंने और इजी लैंग्वेज यूज की हुई है। हेयर केयर प्रोडक्ट क्या होते हैं, तो ऐसे प्रोडक्ट जिनका हम यूज करते हैं अपने बालों को धोने के लिए यूज करते हैं, या सफाई करने के लिए, या उसमें स्मूथनेस मतलब मुलायम करने के लिए, उसको कलर करने के लिए, या उसको न्यूट्रिशन सप्लीमेंट देने के लिए हम यूज करते हैं, उसको क्या बोलते हैं, हेयर केयर प्रोडक्ट। आप सिंपल सा नाम से समझिए कि हेयर केयर का मतलब क्या होता है, बालों की जो सुरक्षा करते हो उनको क्या बोलेंगे, हेयर केयर बोलेंगे। और प्रोडक्ट का मतलब सामान हो गया, ठीक है ना। तो जब हमारे बालों की रक्षा कैसे कर सकते हैं, पहली बात उसको साफ करके, तो क्लींजिंग ऑफ द हेयर हो गया, उसको स्मूथ करके मतलब उसको हम थोड़ा मुलायम रखें, तब अगर अभी बाल आपका कड़ा हो जाएगा तो ज़्यादा झड़ने लगेगा। अगर हमारा बाल पक गया तो उसको कलर कर दें, उसका उसको न्यूट्रिशन सप्लीमेंट दे दें कि हमारा जो बाल झड़ने की जो प्रॉब्लम है वो ठीक हो जाएगा। इसी को क्या बोलते हैं, हर्ब यूज एज अ हेयर केयर इन द डिटेल, मतलब हेयर केयर के तरीके से इसका यूज करते हैं, ठीक है ना। फॉर केयर ऑफ द हेयर कार्ड हेयर प्रोडक्ट। अब ये दो टाइप के होते हैं, एक होता है कलरेंट होता है, एक होता है शैम्पू। कलरेंट का क्या मतलब होता है, जो कलर करते हैं हेयर को, और जो शैम्पू होता है क्या करता है, वॉश करता है हेयर को। तो कलरेंट में जैसे हैना आ गया, सिकाकाई हो गया, मजिस्टा आ गया, ये सब ये सारी चीज़ें हो गई। शैम्पू में जैसे रीठा वगैरह हो गया, ठीक है ना, ये सब हमारी मेरी गोल्ड वगैरह हो गया, अर्निका वगैरह हो गया, ये सब आपके क्या होता है, शैम्पू में यूज किए जाने वाले प्रोडक्ट होते हैं। अब बात करते हैं कौन कौन से हर्ब्स इसमें यूज होते हैं। तो पहला जो आता है सिकाकाई। देखिए सिकाकाई आप लोग सब लोग जानते होंगे, आप लोगों ने वासमोल सिकाकाई वगैरह का एड ब्रेक भी देखा होगा, ठीक है ना। तो जो इसका बायोलॉजिकल सोर्स क्या था, अकेसिया कार्सिनेना होता है। अगर आपको बायोलॉजिकल सोर्स नहीं याद आ रहा तो कोई बात नहीं, सिकाकाई लिखिए, उसके बाद यूज कर लिख दीजिए। यूज क्या है, हेयर क्लीनर एंड एंटी डेंड्रफ, मतलब हेयर को क्लीन करने के लिए, और जो डेंड्रफ रूसी वगैरह होते हैं उसको क्लीन आउट करने के लिए इसका यूज किया जाता है। हर्बल प्रोडक्ट में आता है क्या, ऑयल, शैम्पू एंड कंडीशनर। देखिए आपको हेयर क्लीन करने के लिए क्या चीज़ की आवश्यकता है, शैम्पू की आवश्यकता है, और एंटी डेंड्रफ के लिए आपको दो चीज़ की, एक ऑयल की आवश्यकता होती है, एक हमारी कंडीशनर की आवश्यकता होती है, कि जिससे कि उसकी स्मूथनेस बनी रहे। उसके बाद आता है अर्निका आता है, ठीक है ना। अर्निका क्या होता है, इसका जो बायोलॉजिकल सोर्स क्या होता है, अर्निका मोन्टाना होता है। देखिए अर्निका मोन्टाना के नाम से एक होम्योपैथिक दवा आती है जो कि बाईवात वगैरह में यूज किया जाता है, ठीक है ना। यूज क्या है इसका, हेयर ग्रोथ स्टिमुलेटर एंड हेयर टॉनिक के तरीके से इसका यूज करते हैं। और हर्बल प्रोडक्ट इसका क्या है, हेयर ऑयल। अब देखिए जो अर्निका मोन्टाना का एक ऑयल भी आता है, ठीक है ना। देखिए मैं आपको यहाँ पे दोनों चीज लेकर चल रहा हूँ। हेयर ऑयल आता है, उसमें को अगर आपके बाल वगैरह जो झड़ते वगैरह हैं, ठीक है ना, तो उस कंडीशन में अगर आप उसका यूज करते हैं किसका, अर्निका मोन्टाना का, तो बहुत ही बेनिफिशियल होता है, ठीक है ना। उसके बाद आपका तीसरा आता है रीठा। रीठा का जो बायोलॉजिकल सोर्स क्या होता है, स्पिंडस म्यूकोरोसाई होता है, ठीक है ना। इसका जो यूज होता है कि हेयर को क्लीन करना, तो हर्बल प्रोडक्ट इसका क्या हो जाएगा, शैम्पू हो जाएगा। हेना, हेना का जो बायोलॉजिकल सोर्स क्या होता है, लॉशोनिया इनर मिस होता है, ठीक है ना। इसका जो यूज होता है एज ए डाई यूज करते हैं, एंड न्यूट्रिशमेंट मतलब बालों को न्यूट्राइज करने के लिए इसका यूज, न्यूरिश करने के लिए मतलब उसको न्यूट्रिशन सप्लीमेंट देने के लिए। इसमें जो हर्बल प्रोडक्ट आता है वो डाई आते हैं एंड शैम्पू आते हैं, ठीक है ना। उसके बाद आता है मेरी गोल्ड, गेंदा जिसको बोलते हैं, उसका आप पेस्ट लगाते हैं तो आपके जो बाल होंगे वो सॉफ्ट हो जाएंगे। वैसे तो सब लोग अंडा भी लगाते हैं, आप क्या कीजिए, अगर आप शाकाहारी है तो आप मेरी गोल्ड का यूज कीजिए, ठीक है ना। अब आता है इसका यूज क्या है इसका, कि हेयर को सॉफ्ट करने के लिए। और जिसमें हर्बल प्रोडक्ट होता है वो कौन सी आती है, क्रीम्स आती है, ठीक है ना। मैरी गोल्ड की क्या आती है, क्रीम आती है, जो कि सेमी सॉलिड फॉर्म में होती है, आप उसको आसानी से यूज कर सकते हैं। उसके बाद हेयर केयर प्रोडक्ट में आपका दो टाइप के होते हैं, एक शैम्पू एक डाई, मैंने बताया था। अब उसी को आपको थोड़ा सा डिफाइन कर देना है। तो शैम्पू क्या होता है, शैम्पू आता है विस्कस। देखिए आप लोगों ने अगर शैम्पू यूज किया हुआ, करते हैं कि नहीं करते हैं, बालों को वॉश करते हैं कि नहीं करते, करते हो ना। तो किस टाइप का होता है, उसको फाड़ते हैं तो उसमें से डायरेक्ट निकलने लगता है, कि उसको जब दबाते तब निकलता है, दबाते तब निकलता है ना। तो उसकी जो फ्लो प्रॉपर्टी हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, बहुत ही कम होती है। और जब जिसकी फ्लो प्रॉपर्टी कम होती है उसको हम क्या बोलते हैं, विस्कस लिक्विड बोलते हैं, ठीक है ना। ये विस्कस पदार्थ बोलते हैं। तो जो शैम्पू है वो हमारा क्या है, विस्कस प्रिपरेशन होता है, व्हिच यूज फॉर द वॉशिंग द हेयर, जिसका यूज यहाँ पे करते हैं हम अपने हेयर को वॉश करने के लिए। अब इसमें कौन कौन से एजेंट मिलते हैं, जैसे सर्फेक्टेंट होता है, सर्फेक्टेंट में डेकाइल ग्लूकोसाइड हो गया, आपका नेचुरल है, ठीक है ना। कंडीशनिंग एजेंट जैसे लेनोलिन हो गया, एग हो गया, अमाइनो एसिड हो गया, ऑपिसिफाइंग एजेंट हो गया। ऑपिसिफाइंग एजेंट का मतलब जो आपके बालों में शाइनिंग वगैरह आती है वो ऑपिसिफाइंग वगैरह के मतलब ऑपिसिफाइंग एजेंट की वजह से आती है, जिसमें आता है कॉमरिन्स आता है। सेस्कोट्रोपिन में जैसे सिट्रिक एसिड हो गया, परफ्यूम मतलब जिससे महक आती है, एसेंशियल ऑयल कोई भी हो गया जैसे सिट्रस ऑयल हो गया, लिनोलिन वगैरह हो गया, ठीक है ना। प्रिजर्वेटिव में जैसे आपका था पैराहाइड्रोबेंजोइक एसिड हो गया, जिसको पावा बोलते हैं। कलरिंग एजेंट में टाइटेनियम डाइऑक्साइड हो गया, ठीक है ना। ये सब हमारे यूज कहाँ पे होते हैं, शैम्पू के प्रिपरेशन में यूज होते हैं। उसके बाद इसमें जो डाइस आती है, डाइस का सिंपल सा क्या यूज होता है कि आपके
गियर कलर को चेंज कर देता है, चाहे वो आपका नेचुरल कलर हो या ग्रे कलर हो, ठीक है ना। एग्जाम्पल के तौर पर हेना मैजिस्टा, जो कि मैंने अभी आपको जस्ट बता चुका हूँ। उसके बाद आता है आपका यूनिट नंबर 4 का क्वेश्चन, जिसका लेक्चर आपने जस्ट अभी देखा ही होगा, ठीक है ना। तो राइट ए नोट ऑन पेटेंटिंग एस्पेक्ट ऑफ द ट्रेडिशनल नॉलेज एंड नेचुरल प्रोडक्ट। पहले इस क्वेश्चन का मतलब समझ लेते हैं। यहाँ पर क्या होता है, पेटेंटिंग एस्पेक्ट ऑफ द ट्रेडिशनल नॉलेज एंड नेचुरल प्रोडक्ट। इसका मेन एम समझ लीजिए कि जो हमारी ट्रेडिशनल नॉलेज है, ट्रेडिशनल नॉलेज का मतलब क्या होता है कि जैसे हमारा आयुर्वेद में डिफरेंट टाइप के फॉर्मुलेशन लिखे हैं, कैसे हमको ड्रग बनाना चाहिए, कैसे नहीं बनाना चाहिए। और जैसे लिखा है कि जो हमारी हल्दी होती है वो क्या है, हमारी एंटीसेप्टिक है, ठीक है ना। उसको जलन वगैरह में मतलब जल वगल जाए या कट पिट जाए तो वुंड हीलिंग प्रॉपर्टीज पाई जाती है, एंटीऑक्सीडेंट होती है। तो ये सारी चीज़ हमारी क्या है, हमारी ट्रेडिशनल नॉलेज है, मतलब जो हमको पुरखों से मिली है। पुरखों सब समझ रहे ना आप, कि जो हमको प्राचीनतम से मिली हुई है, उसको हम क्या करते हैं, पेटेंट करते हैं। पेटेंट का मतलब क्या था, प्रोटेक्शन देते हैं। प्रोटेक्शन का मतलब क्या जाए कि कोई थर्ड पार्टी उसका यूज ना कर सके। अब इसका मेन एम क्या होता है, पहले ये समझ लीजिए। मेन एम ये होता है कि जैसे आप कोई ड्रग प्रिपेयर कर रहे हैं तो आपकी जो क्वालिटी है, एफिकेसी है, सेफ्टी है, बहुत अच्छी है। लेकिन अगर उसी को किसी थर्ड पार्टी को दे दिया जाए, जहां पर उसका केवल प्रोडक्शन ही मतलब हो कि उसका मुझको प्रोडक्शन ही करना, पैसा कमाना ही मेन मोटिव हो, तो एडल्ट्रेट ड्रग्स यूज करेगा, उसमें कुछ ना कुछ मिलावट कर देगा, या ऐसी ड्रग बनाएगा कि वो जल्दी स्प्यूरिफाइड हो जाए। स्प्यूरिफाइड का मतलब जल्दी से वो सड़ जाए या रैसिड कर जाए। तो इस कंडीशन में हम अपने ट्रेडिशनल नॉलेज और नेचुरल प्रोडक्ट होते हैं उनको पेटेंट दे देते हैं, जिसकी वजह से कोई भी थर्ड पार्टी के जो लोग होते हैं वो उसको यूज नहीं कर सकते हैं। अब जब वो उसको यूज नहीं करेंगे तो हमारा लोकल जो ब्रांड होता है वो बनेगा नहीं, और जो हमारी एक्टिविटी होगी या जो हमारी स्टेबिलिटी होगी, या जो हमारी ड्रग के ऊपर जो विश्वास होगा हर्बल ड्रग के ऊपर, वो हमारा बना रहेगा, ठीक है ना। तो पेटेंटिंग करके हम सीधा उसको प्रोटेक्शन देते हैं कि जो हमारे ट्रेडिशनल नॉलेज है, जो नेचुरल प्रोडक्ट है, वो हमारे लिए एकदम प्रोटेक्ट हो जाए कि हाँ भाई अब इसका कोई भी थर्ड पार्टी वाले यूज नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना। अब अकॉर्डिंग टू द WHO मतलब वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग जो वर्ल्ड की पॉपुलेशन है, नियर अबाउट 80% लोग हैं। जैसे अगर 100 में से 80 लोग ऐसे हैं, वर्ल्ड में बता रहा हूं मैं, जैसे मान लीजिए कि वर्ल्ड की जनसंख्या फॉर एग्जांपल के तौर पे मान लीजिए 1000 है, तो उसमें में से जो 800 लोग होंगे वो क्या करते हैं, हर्बल मेडिसिन का यूज करते हैं एज अ प्राइमरी हेल्थ केयर। इसका मतलब क्या है, अपनी हेल्थ को केयर करने के लिए प्राइमरी प्रोडक्ट के तरीके से वो किसका यूज करते हैं, हर्बल मेडिसिन का यूज करते हैं। फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ द हर्बल मेडिसिन फ्रॉम द थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरिंग, सेलिंग और डिस्ट्रीब्यूशन, जो मैंने अभी आपको बताया कि मतलब हम इसको मतलब जो हर्बल मेडिसिन होगा, ये नेचुरल प्रोडक्ट होगा, इसको प्रोटेक्शन देने के लिए किससे, थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चराइजेशन, सेलिंग या डिस्ट्रीब्यूशन से द पेटेंटिंग ऑफ द हर्बल मेडिसिन एंड इट्स ट्रेडिशनल फॉर्मुलेशन इज एसेंशियल, ठीक है ना। मतलब सब आप समझ रहे हैं ना कि हम क्या करते हैं, जो हर्बल मेडिसिन होता है और उसकी जो ट्रेडिशनल फॉर्मुलेशन होती है उसको प्रोटेक्ट कर देते हैं पेटेंट के माध्यम से, ठीक है ना। अब इसका एम क्या होता है, ठीक है, एम समझ ले जाते हैं। तो मैंने आपको अभी शुरुआत से जो उसको समझाता आ रहा हूँ वही आपको एम के अंदर लिख देना है। पहला एम क्या, जो प्रोटेक्ट दी हर्बल मेडिसिन फॉर्मुलेशन, मतलब जो आपकी हर्बल मेडिसिन फॉर्मुलेशन होती है उसको प्रोटेक्ट करना। टू पनिश द मैन्युफैक्चरर हु मैन्युफैक्चर ट्रेडिशनल मेडिसिन विदाउट परमिशन एंड द लाइसेंस, मतलब ऐसे थर्ड पार्टी के लोग जो कि बिना परमिशन और बिना लाइसेंस के उस ड्रग को मैन्युफैक्चरिंग करें, सेलिंग करें, डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं, तो उसको पनिश करना, ठीक है ना। अब कौन कौन सी पनिशमेंट है मैंने आपको सेक्शन में आपको बता दिया है कि ऑलरेडी कौन कौन से सेक्शन है, सेक्शन 333 ए, सेक्शन 333 बी, सेक्शन 333 सी, ये सब मैंने आपको बता चुका हूं अपने, ठीक है ना। उसके बाद आता है स्टॉप द फॉर्मुलेशन ऑफ द एडल्ट्रेट स्पूरियस ड्रग प्रिपरेशन। इसका मतलब आप समझ रहे हैं ना कि एडल्ट्रेट का मतलब जैसे मिक्सिंग करके जो ड्रग बनाई जाती है उसको बोलते हैं एडल्ट्रेट। स्पूरियस ड्रग जो होती है जैसे इसमें सड़न वगैरह आ जाती है उसको बोलते हैं स्पूरियस ड्रग। तो उसको ऐसी टाइप के ड्रग जो बनती है उसको स्टॉपिंग लगाने के लिए हम सिंपल सा उसको पेटेंट दे देते हैं। अब पेटेंट अगर हमने दे दिया तो वो हमारी ड्रग क्या हो जाएगी, सेफ हो जाएगी, ठीक है ना। उसके बाद टू प्रोटेक्ट कंजर्व प्लांट, मतलब जो कंजर्व प्लांट है जिसको हम मतलब कंजर्व कर रखे हुए 1-2 साल से 250-300 साल से, उसको हम कंजर्व कर सकते हैं, ठीक है ना, पेटेंट के माध्यम से। अब इसकी मेन क्या है, रेगुलेशन पर्टेनिंग टू द प्रोटेक्शन। सिंपल से अगर हम बात करें इस पूरी लाइन का मतलब, सिंपल से अगर हम बात करें कि हमको जो पेटेंट देता है वो होता कौन है, मतलब कहने का क्या है कि जो हमारे ट्रेडिशनल नॉलेज को, ये जो हमारी थर्ड पार्टी जो हमारी नेचुरल प्रोडक्ट होते हैं उसको कौन पेटेंट देता है, इसका मतलब कौन उसको प्रोटेक्शन देता है। तो प्रोवाइडेड बाय द वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, जिसको बोलते हैं वाइपो, ठीक है, वीपो भी बोलते हैं, वाइपो भी बोलते हैं। अब इनके किस प्रकार से मतलब हमको मतलब जो हमारे किस प्रकार से प्रोटेक्शन देते हैं, ये 2 प्रकार से, मतलब जो ट्रेडिशनल नॉलेज और नेचुरल प्रोडक्ट है इसको हम 2 प्रकार से प्रोटेक्शन दे सकते हैं, एक डिफेंसिव प्रोसेस प्रोटेक्शन के द्वारा, एक पॉजिटिव प्रोटेक्शन के द्वारा, ठीक है ना। तो डिफेंसिव प्रोटेक्शन में क्या होता है कि सिंपल सा हम उसका क्या कर देते हैं
पेटेंट कर देते हैं। और जो हमारा पॉजिटिव में होता है कि उसको हम आईपी के अंदर रह देते हैं। जैसे देखिए मैं एग्जांपल के तौर पे आपको बता रहा हूँ कि आपने किसी भी ड्रग को पेटेंट कर दिया, तो पेटेंट कब तक रहेगा, 20 से 25 साल तक रहेगा। लेकिन अगर उसने उसको आईपी में डाल दिया तो आईपी वाला क्या करेगा, आईपी का मतलब क्या हो जाएगा, इंटरनेशनल फार्माकोपिया, वो क्या करेगा, उसको पर बैन लगा देगा कि कोई भी थर्ड पार्टी जो होगा उसको मैन्युफैक्चर नहीं कर सकता है। केवल जिनके पास लाइसेंस है या जो इसकी एबिलिटी रखते हैं उन्हीं को मैन्युफैक्चराइजेशन के लिए परमिशन दी जाएगी। अदरवाइज कोई करता है ऐसा तो उसको हम सीधा सा नेग्लेक्ट कर देंगे। नेग्लेक्ट करने के बाद उसको पनिशमेंट देंगे, जेल भेजेंगे, फाइन लगाएंगे, ये सब काम होता है इसका। तो डिफेंसिव प्रोटेक्शन में क्या होता है, प्रिवेंट थर्ड पार्टी फ्रॉम एक्वायरिंग पेटेंटिंग राइट ओवर द ट्रेडिशनल नॉलेज। जैसे मैंने आपको बताया कि पेटेंट दे देंगे, उसके बाद आपकी ट्रेडिशनल नॉलेज को क्या कर देंगे, सिक्योर कर देंगे। तो वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल अंडरटेकन सर्टेन डिफेंसिव मेजर, मतलब जो आपका वाइपो है या वीपो है वो क्या करता है, डिफेंसिव प्रोटेक्शन को अपने अंदर लेता है। और अगर कोई भी थर्ड पार्टी ऐसी होती है तो उसको क्या करता है, उसको पनिश्ड करता है। कौन, डब्ल्यू मतलब IPO मतलब वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। एक बार और, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन क्या करता है, डिफेंसिव प्रोटेक्शन देता है। डिफेंसिव प्रोटेक्शन का मतलब क्या है कि हमारी जो ट्रेडिशनल नॉलेज है या जो नेचुरल प्रोडक्ट है उसको प्रिवेंट कर देते हैं पेटेंट देने के माध्यम से। उसी को क्या बोलेंगे आप, डिफेंसिव प्रोटेक्शन बोलेंगे। उसके बाद आता है आपका क्या, पॉजिटिव प्रोटेक्शन। पॉजिटिव प्रोटेक्शन में कुछ नहीं होता है, इसमें सिंपल सा जो हमारी ड्रग की फॉर्मुलेशन होती है, ट्रेडिशनल नॉलेज होती है, उसको हम आईपी में ला करके डाल देते हैं। जैसे हमारे लिए इंडिया, ठीक है ना, तो हम इंडियन फार्माकोपिया में डाल दिए। अगर हमको इंटरनेशनल में डाला तो हम इंटरनेशनल फार्माकोपिया में डाल दिए, जिससे जो आपकी वो मतलब क्या हो जाएगा, जो आपकी फार्मुलेशन होगी वो प्रोटेक्ट हो जाएगी फ्रॉम द थर्ड पार्टी की, ठीक है। तो दिस टाइप ऑफ द प्रोटेक्शन ग्रांट डायरेक्ट आईपी राइट्स ओवर द ट्रेडिशनल नॉलेज, ठीक है ना। आईपी को क्या कहता है, ग्रांट कर लेता है। सच प्रोटेक्शन प्रिवेंट थर्ड पार्टी फ्रॉम द गेनिंग एक्सेस टू द ट्रेडिशनल नॉलेज ऑफ द कम्युनिकेशन, ठीक है ना, कम्युनिटीज। सिंपल सा कि वो कोई भी थर्ड पार्टी आपकी नॉलेज को गेन ना कर सके, उसका गलत फायदा ना उठा सके। अगर ऐसा होता है तो जो आईपी होता है उसको अपने अंदर ले लेगा, उसके बाद उसको पुलिस वगैरह जो करता है। दिस प्रोटेक्शन गिवन बाय द रेगुलेटिंग पेटेंट, मतलब ये जो प्रोजेक्ट प्रोटेक्शन होता है इसको हम रेगुलेटिंग पेटेंट के द्वारा देते हैं। तो ये आपका सेक्शन बी में 3 क्वेश्चन था। मैंने आपको ऐसा बताया कि शायद आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। अगर नहीं समझ में आया तो एक बार रिपीट कर लीजिएगा, और अगर फिर भी नहीं समझ में आया तो एक बार मुझसे बात कर लीजिएगा, मैं आपको समझाने की पूरी कोशिश करूंगा। उसके बाद आता है आपका सेक्शन सी। देखिए सेक्शन सी में अगर एकेटीयू की बात करें तो टोटल 7 क्वेश्चन आते हैं, 7 में से 5 करने होते हैं। और अगर आरजीपीवी की बात करें तो टोटल 9 क्वेश्चन आते हैं, 9 में से 7 करने होते हैं। तो हम टोटल 9 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जिससे आपको चाहे वो 5 है चाहे वो 7 है, आप उसको सॉल्व आउट कर सके। तो पहला मेथड क्या है, पहला क्वेश्चन क्या, एक्सप्लेन एनी टू मेथड फॉर द डिटर्मिनेशन एल्कोहल कंटेंट इन द अश्वा। देखिए प्रिपरेशन स्टैंडर्डाइजेशन में मैंने अश्वा बताया था आपको, कैसे उसका प्रिपरेशन करते हैं, कैसे उसका स्टैंडर्डाइजेशन करते हैं, एल्कोहलमेट्रिक तरीके से मैंने आपको बताया था। लेकिन हम फिर से यहाँ पे जान लेते हैं क्या होता है, ठीक है ना। तो सबसे पहले आपको क्या लिखना है, अश्वा की डेफिनेशन लिखनी है। अश्वा की डेफिनेशन क्या हो जाएगी, अश्वा इज अ स्पिरिटियस लिक्वर। मतलब स्पिरिटियस लिक्वर क्या मतलब क्या होता है, ऑब्टेन बाय द फर्मेंटेशन ऑफ द पाउडर ड्रग इन द सॉल्यूशन ऑफ द हनी। स्पिरिटियस का मतलब सिंपल से अगर हम बोलें कि जो हम फर्मेंटेशन के द्वारा लिक्विड प्राप्त करते हैं उसको क्या बोलते हैं, हम स्पिरिटियस लिक्वर बोलते हैं, ठीक है ना। जिसको हम सॉल्यूशन किसमें, हनी या खट्टा मतलब मीठा बनाते हैं, मीठा बनाने के लिए शुगर का यूज करते हैं, उसमें प्लस एल्कोहल डालते हैं कि प्रिजर्वेशन के लिए उसका यूज किया जाता हो। अब उसी एल्कोहल को हमको उसको कितने अमाउंट में एल्कोहल कंटेंट है इसको हमको डिटरमाइन करना है। तो इसमें 2 मेथड दिया, 2 मेथड, पहला मेथड है डिस्टिलेशन और दूसरा मेथड है क्रोमेटोग्राफिक मेथड। तो दोनों मेथड के बारे में बात करते हैं। तो आपका सेक्शन सी का जो पहला क्वेश्चन होगा वो सॉल्व आउट हो जाएगा, बहुत ही इजी वे में बात करेंगे, कोई भी डिफिकल्टी नहीं होगी। तो जो पहला मेथड होगा डिस्टिलेशन मेथड, इसमें जो अपरेटिस की आवश्यकता होगी आपको, वेइंग बैलेंस, बेकर, मेजरिंग सिलेंडर, डिस्टिलेशन फ्लास्क ETC की आवश्यकता होगी, ठीक है ना। बहुत सारी चीज़ें स्ट्रायर, बीकर वगैरह इन सब की आपको आवश्यकता होगी। और एक चीज़ की और आवश्यकता है, किसकी, स्पेसिफिक ग्रेविटी बॉटल की भी आपको आवश्यकता होगी। मतलब RBF की भी यहाँ पे आपकी जरूरत पड़ेगी ना, तक जिसको ग्रेविटी बॉटल बोलते हैं। अब इसका प्रोसीजर समझ लेते हैं, उसके बाद हम आगे बात करते हैं। तो प्रोसीजर में आप यहाँ पे मत जाइए, सीधा मेरी जो मैं बता रहा हूँ वो समझिए। सबसे पहले आप 25 ml का ले लेंगे, जो आपका अश्वा है उसको, उसमें 25 ml आप क्या कर देंगे, डिस्टिल वाटर डाल देंगे। अब उस डिस्टिल वाटर और जो आपका जो मतलब अश्वा है उन दोनों का मिक्सचर कितना बना, आपको 50 ml बना, ठीक। अब क्या करेंगे, आप उसको कंडेंसर पे लगा देंगे। कंडेंसर का मतलब समझ रहा, जहां पे वाटर का रिफ्लक्स कंडेंसर पे आप लगा देंगे,
मतलब क्या है कि वहाँ पर आप सिंपल सा डिस्टिलेशन यूनिट इंस्टॉल कर देंगे। अब डिस्टिलेशन यूनिट स्टार्ट करने के बाद आपको 60 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर मेंटेन रखना है। क्यों? क्योंकि जो अल्कोहल का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो 60 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, और अगर आप उसको 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे लेकर जाएंगे तो जो आपका वाटर मॉलिक्यूल होगा वो भी क्या करेगा, वहां पे जाकर के उसमें कॉन्टामिनेशन या वो इवापोरेट होकर के सीधा चला जाएगा यहाँ पर आपके जो एक कलेक्टिंग डक्ट लगी हुई है, कलेक्टिंग बॉक्स लगा है वहां पे। तो हम कितने पे टेम्परेचर रखेंगे? 60 डिग्री सेंटीग्रेड, और कितने देर के लिए? 30 मिनट के लिए रखेंगे, ठीक है ना। उसके बाद हम क्या करेंगे, 25 ml सिंपल सा क्या लेंगे, 25 ml उसमें में से हम कलेक्ट कर लेंगे। जिसे आपने 60 डिग्री सेंटीग्रेड पे जो आपके कोनिकल फ्लास्क में जो आपको मिला उसको आप क्या कर लेंगे, 25 ml उसमें से कलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद फिर उसको स्पेसिफिक ग्रेविटी बॉटल में भरेंगे और फिर उसको क्या करेंगे, सब कैलकुलेट कर लेंगे। कैलकुलेट का तरीका मैंने आपको वीडियो में बताया था, यहाँ पे केवल आपको मेथड के बारे में बता रहा हूँ, बस इतना ही इसमें। उसके बाद आता है कि इसमें गैस क्रोमेटोग्राफी, मतलब क्रोमेटोग्राफी टेक्निक के माध्यम से आप इसका यूज करके आप इसको सिंपली क्या कर सकते हैं, डिटरमाइन कर सकते हैं कितने अमाउंट में अल्कोहल है। तो गैस क्रोमेटोग्राफी यूज्ड इन एनालाइज मिक्सचर एंड डिटेक्ट अल्कोहल कंटेंट। अब इसका प्रोसीजर क्या होता है कि सिंपली से आप सॉल्यूशन लेते हैं, जो आपका एक्स्ट्रा का सॉल्यूशन है उसको पुट ऑन करते हैं, मतलब लेते हैं कितना, लगभग अबाउट टू 0.5 माइक्रोलीटर लेते हैं, ठीक है ना। क्योंकि हम गैस क्रोमेटोग्राफी में आप जानते हैं कि बहुत ही कम अमाउंट में इसका यूज किया जाता है। गेटिंग अवॉइड बबल, मतलब कि बबल उसमें ना बन सके, ठीक है ना। इंजेक्ट योर सैंपल इनटू द गैस क्रोमेटोग्राफी बाय द यूजिंग ऑफ द 1 ब्यूटानॉल या 1 प्रोपानॉल एंड रन द सैंपल। उसके बाद हम क्या करेंगे, सिलिका जेल पे उसको रन कराएंगे, या सिंपल बोलो तो जो हमारी क्रोमेटोग्राफी चैम्बर होगा वहां पर उसको हम क्या कराएंगे, रन कराएंगे एंड रिकॉर्ड द एनालिटिकल मेजरमेंट। उसके बाद वहां पर हमको एक एनालिटिकल मेजरमेंट मिलेगा, उसको रिकॉर्ड कर लेंगे। उसके बाद हम बता देंगे कि इसमें कितना अल्कोहल कंटेंट है या नहीं है। तो ये था आपका पहला क्वेश्चन। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, एक्सप्लेन हेल्थ बेनिफिट एंड रोल ऑफ द न्यूट्रास्यूटिकल्स इन द डायबिटीज। मतलब डायबिटीज में न्यूट्रास्यूटिकल्स का क्या क्या हेल्थ बेनिफिट है या क्या क्या रोल है, इसके बारे में बताना। तो पहली बात आपको डायबिटीज के बारे में लिखना है कि डायबिटीज होता क्या है। तो राइज इन द ब्लड शुगर लेवल इज कॉल्ड डायबिटीज, मतलब अगर आपके ब्लड के अंदर शुगर का लेवल बढ़ गया तो उसको क्या बोलेंगे, आप डायबिटीज बोलेंगे। आप अगर चाहें, अगर पेज भरना है आपको, तो आप डायबिटीज 1 व डायबिटीज 2 दोनों का एक्सप्लेन कर दीजिए, आपका पेज भर जाएगा। लेकिन मैं आपको यहाँ पे एसेंशियल चीजें बता रहा हूँ और कितना लिखना है ये भी बता रहा हूँ, ठीक है ना। उसके बाद इसमें जो न्यूट्रास्यूटिकल्स यूज होते हैं वो कौन कौन से होता है। पहला आपका आता है फ्लेवोन्स, ठीक है ना। ये फ्लेवोन्स क्या करते हैं, सिंपल सा 3-4 वर्क करते हैं। पहला काम क्या करता है कि जो आपके पैंक्रियाटिक बीटा सेल होता है उसके फंक्शन को इंप्रूव कर देते हैं। क्योंकि जो आपका जानते हैं कि जो बीटा सेल होता है पैंक्रियाज में जो पाया जाता है वो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, इंसुलिन के सिक्रेशन के लिए। और जब हमारा ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ता क्यों है, इंसुलिन के सिक्रेशन के कम हो जाने की वजह से हमको डायबिटीज होती है, या बीटा सेल के डैमेज होने की वजह से, जिसकी वजह से इंसुलिन का सिक्रेशन आउट नहीं हो पाता है, हमको डायबिटीज होता है, ठीक है ना। तो उसके बाद हमारा क्या करेगा, फ्लेवोनोस एक काम और करेगा, स्टिमुलेट करेगा ग्लूकोज अपटेक को। अब जब हमारी मसल्स के द्वारा ग्लूकोज का अपटेकन होने लगेगा तो जो हमारी ब्लड में जो शुगर का अमाउंट है वो कम हो जाएगा, और फिर हमारा क्या जाएगा कि जो हमारी मतलब जो शुगर लेवल बढ़ा हुआ था वो डाउन हो जाएगा या कम हो जाएगा या अपने एडजस्टेबल पर आ जाएगा। एग्जांपल के तौर पे एपिजेनिन, ठीक है ना। एपिजेनिन क्या होता है कि फाउंड कहाँ पे पाया जाता है, ऑरेंज में, ओनियन में एंड टी में। देखिए अगर आप डायबिटिक हैं तो आप झोल के प्याज खाइए, मतलब इतना प्याज खाइए, खाना खाइए, खूब प्याज खाइए, लगभग 200 ग्राम 250 ग्राम तक प्याज आप खा लीजिए। मैं गारंटेड ले रहा हूँ कि आपका जो ब्लड शुगर होगा वो आपको 1 महीने में आराम देखने को मिल जाएगा, ठीक है ना। इसका जो रोल क्या होता है, प्रोटेक्शन ऑफ द बीटा सेल फ्रॉम द डैमेज, मतलब जो हमारी बीटा सेल होती है उसको डैमेज नहीं होने देता है। उसका दूसरा कौन सा आता है एग्जाम्पल, यूपेटिटिन आता है, ठीक है ना। पेटिलीन आता है जो कि आर्टिमिसिया में पाया जाता है। आर्टिमिसिया का यूज और बताइए, जल्दी बताइए। आर्टिमिसिन कहाँ यूज होता है, मलेरिया के ट्रीटमेंट में। इतना भी नहीं पता है आपको, इसको याद कर लीजिए, मेडिसिनल केमिस्ट्री में भी काम आएगा, ठीक है ना। इसका रोल क्या होता है, इनहेंस ऑफ द बीटा सेल फंक्शन। ये क्या करता है, बीटा सेल के फंक्शन को इनहेंस करता है एंड इंक्रीज कर देता है इंसुलिन के सिक्रेशन को, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा, यूपेटिलीन हो जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद जो आपका आता है इसमें क्या, वैक्लीन या टेंग्रिटीन आता है, ठीक है ना। इसमें क्या कहाँ कहाँ पाया जाता है, जैसे चॉकलेट हो गया, सिट्रस फ्रूट हो गया, वाइन हो गया, यहाँ पे ये पाया जाता है। इसका जो रोल क्या होता है, स्टिमुलेशन ऑफ द ग्लूकोज अपटेक। सिंपल बात करें तो जो हमारी मसल्स वगैरह होती हैं उसको इनहेंस कर देता है कि आप ग्लूकोज का अपटेक करते रहिए, जिसकी वजह से आपके ब्लड में ग्लूकोज का लेवल स्टेबलाइज हो जाता है, ठीक है ना। उसके बाद दूसरा क्या आता है आपका ओमेगा 3 फैटी एसिड।
आपने बहुत सारे प्रोटीन पाउडर में ओमेगा 3 फैटी एसिड डीएचए देखा होगा, वही ओमेगा 3 फैटी एसिड है। ये क्या करता है, ग्लूकोज टॉलरेंस को कम कर देता है पेशेंट में। फॉर सिंथेसिस ऑफ द ओमेगा 3 एसिड, मतलब ओमेगा 3 के सिंथेसिस के लिए हमको इंसुलिन की रिक्वायरमेंट होती है। अब इसमें आपके एग्जाम्पल के जैसे बेरीज हो गया, फिश ऑयल हो गया, वालनट हो गया, पॉलीबीन्स हो गया, ये सब किसके लिए मतलब ओमेगा 3 फैटी एसिड है, जो कि हम डायबिटीज में यूज करते हैं। उसके बाद आता है आपका लिपोइक एसिड। लिपोइक एसिड सिंपल क्या होता है, एंटीऑक्सीडेंट होते हैं जो कि डायबिटिक को, न्यूरोपैथी को ट्रीट करते हैं, ठीक है ना। एंड फाउंड कहाँ पे मिलते हैं, या ट्राइकोम पॉलीमर में मिलते हैं, या सिनेमन में मिलते हैं, या बीटर मेलन में मिलते हैं। एंड आल्सो यूज इन द वेट रिडक्शन, मतलब इसको वेट रिडक्शन में भी इसका यूज करते हैं। देखिए जितना आपको एसेंशियल था मैंने आपको यहाँ पे बताया, ठीक है ना। उसके बाद इसमें जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, एक्सप्लेन द हेल्थ बेनिफिट एंड रोल ऑफ द अश्वगंधा एंड जिनसेंग एज ए न्यूट्रास्यूटिकल, मतलब आपको अश्वगंधा और जिनसेंग का न्यूट्रास्यूटिकल रोल बताना है। तो सबसे पहले आपने ये अश्वगंधा का जो सिनोनिम होता है क्या, इंडियन जिनसेंग भी बोलते हैं। जिनसेंग क्या होता है अभी हम चल के आगे बात करेंगे, क्योंकि जिनसेंग के बारे में देखना, ये मल्टी होता है, मतलब मल्टी का मतलब ऑलराउंडर होता है। आपके बॉडी के ऊपर इतना अच्छा वर्क करेगा कि आपको मतलब जो कहते हैं ना कि 100 दवाई की एक चीज़, मतलब समझ कि जो 100 दवाई का एक चीज़ मिलता है आपको क्या, जिनसेंग, वही होता है क्या, अश्वगंधा। जैसे आप भारत में रह रहे हैं, अगर आप गांव में रह रहे हैं तो आपको अश्वगंधा के बारे में और ज़्यादा विशेष पता होगा कि इसका यूज हम एज ए न्यूट्रिशन यूज करते हैं, बहुत सारी चीज़ों में, पेट वगैरह की बीमारी में भी इसका यूज करते हैं, ठीक है ना। इसका जो बायोलॉजिकल सोर्स का था बिथानिया सोमनीफेरा होता है, और इसकी जो फैमिली क्या होती है, सोलेनेशियाई होती है, ठीक है ना। इसके अंदर जो केमिकल कंस्टिट्यूएंट पाया जाता है, एनाफिरिन, एनाहाइड्रिन एंड विथेनोलिड्स पाया जाता है, ठीक है ना। जो इसका हेल्थ बेनिफिट क्या है, इसमें जो कैलोरीज पाई जाती है वो 277 ग्राम पाई जाती है। टोटल फैट इसको 0.3 ग्राम, सेचुरेबल फैट 0.1 ग्राम, सोडियम 200 mg एंड टोटल कार्बोहाइड्रेट में 47 ग्राम पाया जाता है, जो कि आपके लिए बहुत ही एसेंशियल है। देखिए अगर आपको किसी भी, मतलब चाहे वो अश्वगंधा हो गया, जिनसेंग हो गया, या किसी भी अल्फाल्फा हो गया, कोई भी चिकोरी हो गया, बेरी हो गया, अगर किसी का भी आपको हेल्थ बेनिफिट पूछता है तो आपको ये चीज़ जरूर लिखना है, मतलब कैलोरीज कितने में पाई जाएगी, टोटल फैट कितना पाया जाएगा, सेचुरेटेड फैट कितना पाया जाएगा, सोडियम कितना पाया जाएगा, टोटल कार्बोहाइड्रेट कितना पाया जाएगा। जैसे अगर आपको क्वांटिटी नहीं तो आप एडजस्टेबल क्वांटिटी वहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है ना। क्योंकि एग्जैक्ट क्वांटिटी कभी नहीं पता चल सकती। क्यों नहीं पता चल सकती, ये रीजन मैंने आपको वीडियो लेक्चर में बताया था कि जैसे आपके यहाँ पे जो उसका मतलब उसकी जो स्पीसीज पाई जाएगी, उसके अंदर जो केमिकल कंस्टिट्यूट पाया जाएगा वो कुछ दूसरा पाया जाएगा, और जो मेरे यहाँ पाया जाएगा वो कुछ दूसरा पाया जाएगा, तो क्वांटिटी का वेरिएशन हो सकता है। अब इसका हेल्थ बेनिफिट तो आप समझ लिए कि क्या हो गया। अब उसका यूज मतलब समझ लेते हैं ना कि जैसे कैसे हमारे बॉडी के ऊपर यह हेल्थ बेनिफिशियल है। सबसे पहले क्या, इम्यूनो मॉड्यूलेटेड एजेंट है, मतलब जो हमारी इम्यून सिस्टम होता है उसको मॉड्यूलेट कर देता है, वो ऐसा एजेंट है। यूरिनरी ट्रीटमेंट ऑफ द अस्थमा, ब्रोंकाइटिस, ट्यूबरकुलोसिस एंड ल्यूकोरिया में इसका यूज किया जाता है। देखिए यहाँ पे बेसिकली आप 4 हेडिंग लगा सकते हैं। पहली हेडिंग अस्थमा, दूसरी हेडिंग ब्रोंकाइटिस, तीसरी हेडिंग क्या हो जाएगी, ट्यूबरकुलोसिस, चौथी हेडिंग आपकी क्या हो जाएगी, ल्यूकोरिया। तो दिस ड्रग, मतलब सिंपल से बोले तो जो हमारी अश्वगंधा होता है यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ द अस्थमा, अश्वगंधा यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ द ब्रोंकाइटिस, अश्वगंधा यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ द ट्यूबरकुलोसिस एंड द ल्यूकोरिया। उसके बाद एंटी स्ट्रेस एक्टिविटी, मतलब इसके अंदर जो एंटी स्ट्रेस एक्टिविटी भी पाई जाती है, एंटी हाइपरटेंसिव, रेस्पिरेटरी स्टिमुलेंट, सेडेटिव, हिप्नोटिक भी प्रॉपर्टी पाई जाती है। साथ ही साथ इसमें अर्थराइटिस के कंडीशन में, गाउट के कंडीशन में, एंड नर्वाइन, मतलब जो साइटिका वगैरह होता है उस कंडीशन में भी इसका यूज किया जाता है। एंड लीवर टॉनिक भी यूज करता है, और इंसोमिनिया में भी इसका यूज किया जाता है। उसका जो दूसरा आता है आपका क्या आता है, जिनसेंग आता है। इसका जो सिनोनिम होता है क्या होता है, पेनांग होता है और पैनेक्स होता है। इसका जो बायोलॉजिकल सोर्स का होता है पैनेक्स जिनसेंग होता है, जिसकी जो फैमिली होती है वो एरालैशिया होती है। जिसका केमिकल कंस्टिट्यूट करता है जिनोसिनोसाइड या जिनसेनोसाइड, पेरोक्सीडाइड एंड जिनोसॉल भी पैसा इसके अंदर पाया जाता है। अब इसका हेल्थ बेनिफिट क्या होता है, इसमें जो कैलोरी होती है केवल 1.6 ग्राम, बाकी जो टोटल फैट, सेचुरेटेड फैट, कोलेस्ट्रॉल होता है इसमें 0 ग्राम पाया जाता है। ये आपके क्या हेल्थ बेनिफिट है, मतलब जब कोलेस्ट्रॉल नहीं पाया जाएगा तो आपको कोलेस्ट्रीमिया नहीं होगा, कोलेस्ट्रीमिया नहीं होगा तो आपको हार्ट अटैक की प्रॉब्लम आपको देखने को नहीं मिलेगी, ठीक है ना। और चूंकि जो सेचुरेबल फैट होते हैं वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होते हैं, क्योंकि वो आपकी बॉडी से एलिमिनेट आउट नहीं होती हैं, ठीक है ना। जो अनसेचुरेबल होते हैं वो आपके बॉडी से एलिमिनेट आउट हो जाते हैं। तो इसका यूज क्या है या हेल्थ बेनिफिट क्या है, इम्यूनोमॉड्यूलेटर होता है, एडाप्टोजेनिक होता है। एडाप्टोजेनिक का मतलब कि जो आपका स्टेमिना होता है उसको बढ़ाता है, आपके कंसंट्रेशन को बढ़ाता है। कंसंट्रेशन जैसे आपका पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है तो उस कंडीशन में आप इसका जिनसेंग का यूज करेंगे तो आपका कंसंट्रेशन बढ़ेगा। उसके बाद डिस्ट्रेस, मतलब एंटी स्ट्रेस का तरीके से भी इसका यूज किया जाता है। एंड फिर उसके बाद एंटीऑक्सीडेंट एंड एंटी कार्सिनोजेनिक तरीके से भी इसका यूज करते हैं। इंप्रूव करता है एपेटाइट को,
टॉनिक मतलब लिवर टॉनिक के तरीके से या बॉडी टॉनिक के तरीके से यूज करता है। स्टिमुलेट इंडोक्राइन ग्लैंड, आपके इंडोक्राइन जो ग्लैंड होते हैं उसको स्टिमुलेट करता है। एंड इम्प्रूव द मेमोरी एंड द कंसंट्रेशन, मतलब आपकी मेमोरी को बढ़ाता है और आपके जो कंसंट्रेशन होता है मतलब कहीं पर ध्यान लगाने की जो क्षमता होती है उसको भी ये क्या करता है, बढ़ाता है। और गैस्ट्राइटिस के भी ट्रीटमेंट में इसका यूज किया जाता है। उसका जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, डिस्क्राइब पॉसिबल साइड इफेक्ट एंड ए ड्रग इंट्रैक्शन ऑफ द गार्लिक एंड द एफिड्रा। गार्लिक का मतलब लहसुन हो गया, एफिड्रा एफिड्रा होता है, ठीक है ना। अब गार्लिक का सिनोनिम क्या है, एलियम, एलियम होता है और लहसुन आता है जिसका बायोलॉजिकल सोर्स कहता है एलियम सटाइवम, और इसकी जो फैमिली क्या होती है, लिलिएशिया होती है, जिसका केमिकल कंस्टिट्यूशन आपका क्या होता है, एलिसिन, एलिन, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, म्यूसिलेज इसके अंदर पाया जाता है। इसका जो साइड इफेक्ट क्या होता है, तो लीड टू अस्थमा, मतलब पहला साइड इफेक्ट क्या कि अस्थमा कॉज कर सकता है। कैन कॉज स्पॉन्टेनियस स्पाइनल एपिड्यूरल हिमोटोमा पर हो सकता है, मतलब आपको स्पाइनल इंजरी भी कर सकता है। इम्पेयर्ड प्लेटलेट फंक्शन, मतलब आपके प्लेटलेट फंक्शन को भी इम्पेयर कर सकता है। एंड बर्निंग ऑफ द स्किन, मतलब जो अगर आप उसका टॉपिकल यूज करेंगे तो आपकी जो स्किन होगी वहाँ पे बर्निंग स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है ना। अब इसका जो ड्रग इंट्रैक्शन क्या होता है कि ये सिंपली क्या करते हैं, जो हमारे फ्लूइडाइन होता है जो कि क्या है एंटीकोगुलेंट एक्टिविटी है, उसकी एफिकेसी को क्या कर देती है, कम कर देती है। उसके बाद ये डेटोनोवियर, स्कोनावियर, मतलब क्या जो आपकी एंटी कैंसर ड्रग है, पैरासीटामॉल एंड क्लोरप्रोपामाइड के साथ में जब इंटरेक्ट करेगी तो जो उसकी एक्टिविटी हो जाएगी उसको वो घटा देगी, ठीक है ना। गार्लिक अगर एंटीकोगुलेंट के साथ में हम देते हैं, किसी भी एंटीकोगुलेंट के साथ में, तो जो ब्लीडिंग होने के चांसेस होंगे वो बढ़ जाएंगे, ठीक है ना। उसके बाद आपका आता है क्या है, एफिड्रा। एफिड्रा का सिनोनिम क्या होता है, डिजर्टी या एफिड्रा, ठीक है ना। इसका जो बायोलॉजिकल सोर्स क्या होता है, एफिड्रा सिनिया होता है, जिसका जो फैमिली क्या होती है, जिनटासिए होती है, ठीक है ना। इसके अंदर जो केमिकल कंस्टिट्यूएंट पाया जाता है वो एफिड्रिन, स्यूडो एफिड्रिन एंड नॉन एफिड्रिन पाया जाता है। इसका साइड इफेक्ट क्या क्या हो सकता है इसके बारे में बात करते हैं। तो पहला क्या है, कार्डियक स्टिमुलेशन कॉज करता है, जिसकी वजह से आपकी जो हार्ट बीट होगी वो एबनॉर्मल हो सकती है। मायोकार्डियल इन्फेक्शन होता है, ठीक है ना, हो सकता है। एंड साइकोसिस एंड द लिवर डैमेज भी आपका हो सकता है, किसका, अगर आप एफिड्री का कंटिन्यूअस यूज कर रहे हैं तो। हाई ब्लड प्रेशर, सीजर, हार्ट पल्पिटेशन, एंजाइटी, रेस्टलेसनेस एंड हेडेक, इसके क्या है, जनरल साइड इफेक्ट है, ठीक है ना। उसका ड्रग इंट्रैक्शन के बारे में बात करें तो एफिड्रा अगर आप एस्पायरिन के साथ में यूज करते हैं तो आपको सेंट्रल हेमरेज कॉज हो सकता है, ठीक है। तो आपको एस्पायरिन और एफिड्रा दोनों के साथ में कभी भी यूज नहीं करना है, ठीक है ना। यही सब आपके लिए बहुत ही ज़्यादा एसेंशियल है और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आगे आपको चल को होम्योपैथिक, आयुर्वेदिक और एलोपैथिक तीनों में इलाज करना है, ठीक है ना। अब बेंजोडाइजेपिन्स के साथ में एफिड्रा लिखेंगे तो जो बेंजोडाइजेपिन्स के जो एक्शन होगा उसको ये क्या कर देगा, एंटागोनाइज कर देगा। थियोफाजिन का अगर एफिड्रा के साथ यूज करेंगे तो इसके एक्शन को स्टिमुलेट कर देगा, तो जो आपके ब्रोंकोडायलेशन की ज़्यादा कर जाएगा, ठीक है ना। अगर एफिड्रा के साथ आप डिजॉक्सिन के साथ एफिड्रा ले रहे तो आपको कार्डियक एरिथमिया भी आपको वहाँ पे देखने को मिलेगा। उसके बाद जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, एक्सप्लेन द डाइल्यूएंट एंड विस्कोसिटी बिल्डर फ्रॉम द नेचुरल ओरिजिन विथ एग्जाम्पल, मतलब डाइल्यूएंट और विस्कोसिटी बिल्डर को आपको क्या करना है, मतलब एक्सप्लेन करना है और जो हमको नेचुरल ओरिजिन से मिलते हो एग्जाम्पल के साथ में। देखिए अगर आप लोगों ने मेरा लेक्चर जब देखा होगा, फर्स्ट यूनिट, सेकंड यूनिट, थर्ड यूनिट, तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि कितना इंपॉर्टेंट है आपके आगे के जो 3 यूनिट है और पीछे के 2 यूनिट है वो तो आपके मतलब मान लीजिए कि आपको ऑप्शनल में कहीं ना कहीं मिल जाएगा, लेकिन आगे के जो 3 यूनिट है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। तो डाइल्यूट क्या होता है कि जो हमारे वर्किंग एजेंट होते हैं उनको क्या बोलते हैं, डाइल्यूट। अब जैसे इसका यूज कहाँ पे होता है, देखिए कुछ ड्रग ऐसी होती हैं जिनका जो अमाउंट होता है या कंसंट्रेशन उसको हम बहुत ही कम अमाउंट में लेते हैं, जैसे एग्जांपल के तौर पे डाइसाइक्लोमीन मान लीजिए, ठीक है ना, या मैप्नेमिक एसिड मान लीजिए, तो उसका जो हमको अमाउंट चाहिए होता है वो 20 mg ही काफ़ी होता है हमारे बॉडी पे एक्शन शो करने के लिए। अब चूंकि 20 mg अगर हम एक्टिव इंग्रेडिएंट लेंगे तो जो हमारा टैबलेट बनेगा वो कोई एकदम छोटी सी बनेगी, ठीक है ना। तो उस कंडीशन में हम क्या करते हैं कि डाइल्यूएंट का यूज करते हैं और उसको एज हम क्या करते हैं कि मतलब इनर्ट सब्सटेंस होता है, बट क्या करते हैं जो आपके एक्टिव इंग्रेडिएंट होते हैं उनके बल्क को बढ़ा देते हैं। बल्क का मतलब क्या है कि उसके वेट को बढ़ा देते हैं, यही क्या कहलाता है, आपका डाइल्यूट कहलाता है। तो डाइल्यूट आर द इनर्ट सब्सटेंस दैट एड टू इंक्रीज द बल्क ऑफ द टैबलेट, मतलब टैबलेट के बल्क को बढ़ाने के लिए इसका यूज किया जाता है। अब इसमें जो एग्जाम्पल आता है वो स्टार्च, स्टार्च का जो बायोलॉजिकल सोर्स क्या आता है, जियामेज हो गया, ओराजाइड सटाविया हो गया, सेलमोनम या सोलोनम हो गया, सेलोनम ट्यूबरोसम हो गया, जिसका मतलब क्या था, आलू होता है। अब इसकी कैरेक्टरिस्टिक के बारे में बात करें तो इसका जो कलर होता है व्हाइट होता है, लाइट येलो होता है, ऑर्डर लेस होता है और टेस्ट इसका म्यूसिलेजियस होता है। इसके केमिकल कंस्टिट्यूएंट के बारे में बात करें तो स्टार्च में एमाइलेज एमाइलोपेक्टिन पाया जाता है। अब यूज क्या होता है, यूज इन द फिल्टर, मतलब फिल्ट्रेट के तरीके से यूज करता है। बाइंडिंग एंड डिसइंटीग्रेशन एजेंट के तरीके से इसका यूज करते हैं इन द टेबलेट फार्मुलेशन या हर्बल फार्मुलेशन में, ठीक है ना। एंड यूज्ड
एज प्रोटेक्ट मतलब यूज एज अ प्रोटेंट एब्जॉर्बेंट एंड डिमल्सेंट। डिमल्सेंट का मतलब लेयर फॉर्म करने वाला, इसका यूज करते हैं। उसके बाद एंटीडोट इन द आयोडीन पॉइजनिंग, मतलब आयोडीन की पॉइजनिंग में एज ए एंटीडोट भी इसका यूज करते हैं। उसके बाद दूसरा आता है क्या, लैक्टोज। लैक्टोज का सिनोनिम क्या होता है, मिल्क शुगर। ये हमको मिलता कहाँ, मेमेलियन ग्लैंड से मिलता है। इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है, कलर इसका व्हाइट होता है, ऑर्डर इसका लेस होता है, टेस्ट इसका स्वीट होता है। इसका जो केमिकल कंस्टिट्यूट क्या है, ग्लाइकोपाइरोनोज होता है, जिसका यूज कहाँ पे करता है, डाइल्यूएंट इन द टेबलेट, मतलब टेबलेट में इसका यूज करते हैं एज ए डाइल्यूएंट, कैप्सूल में यूज करते हैं एज ए डाइल्यूएंट, पाउडर में यूज करते हैं, पाउडर इनहेलेशन में एज ए डाइल्यूएंट इसका यूज करते हैं। उसके बाद आता है आपका विस्कोसिटी बिल्डर। विस्कोसिटी बिल्डर का सिंपल सा मतलब अगर हम समझे तो ऐसे एजेंट जो कि हमारी सब्सटेंस की विस्कोसिटी को बढ़ाता हो या ड्रग की विस्कोसिटी को बढ़ाता हो, उसको क्या बोलेंगे, विस्कोसिटी बिल्डर बोलेंगे। एंड यूज इन द लो कंसंट्रेशन टू इनहेंस द विस्कोसिटी ऑफ द सॉल्यूशन, मतलब कहने का क्या है कि इसका जो यूज करेंगे हम लो कंसंट्रेशन में करेंगे, और लो कंसंट्रेशन करने के बावजूद जो इसकी एफिकेसी होगी बहुत ज़्यादा होगी, इसकी जो विस्कोसिटी होगी वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगी, ठीक है ना। इसमें जो एग्जांपल आता है पैक्टिन। पैक्टिन का जो बायोलॉजिकल सोर्स होता है वो क्या होता है आपका, सिट्रस एलुटिनम होता है, ठीक है ना। इसका जो कलर होता है येलो होता है, ऑर्डर इसका लेस होता है, टेस्ट इसका म्यूसिलिजिनस होता है, ठीक है ना। तो ये हमारे क्या जाएगी, पैक्टिन हो जाएगी। और यूज के बारे में बात करें तो यूज हो जाए इमल्सिफाइंग एंड जेलिंग एजेंट एंड थिकनिंग एजेंट के तरीके से इसका यूज करते हैं। उसके बाद आपका दूसरा आता है क्या है, जेंथम गम। ये भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसका जो सोर्स कहता है, इसको हम शुगर के मतलब फर्मेंटेशन करते हैं बाय द यूज ऑफ द बैक्टीरिया जेंथोमोनास कैम्पेस्ट्राइस, ठीक है ना। इसकी अगर हम कैरेक्टरिस्टिक के बारे में बात करें तो इसका जो कलर होता है क्रीम कलर में होता है, ऑर्डर लेस होता है, और जो इसका टेस्ट होता है म्यूसिलिजिनस होता है, ठीक है ना। इसका जो यूज होता है एज ए विस्कोसिटी फायर, मतलब विस्को फायर के तरीके से, मतलब विस्कोसिटी को इनहेंस करने के लिए, स्टेबलाइजर एंड इमल्सिफाइंग एजेंट के तरीके से इसका यूज करते हैं, ठीक है ना। उसके बाद जो इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, राइट ए नोट ऑन फिक्स्ड ऑयल एंड वैक्स यूज इन द हर्बल फार्मुलेशन विथ एग्जाम्पल, मतलब हर्बल फार्मुलेशन में या बोले स्किन फार्मुलेशन में जो हम फिक्स्ड ऑयल एंड वैक्स का यूज करते हैं उसके बारे में हमको यहाँ पे एक्सप्लेन आउट करना है। तो सबसे पहले इसको आपने क्या बनाना है, हर्बल फार्मुलेशन के बारे में बताना है। तो हर्बल फार्मुलेशन क्या होता है, द प्रोसेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द हर्बल प्रोडक्ट बाय द यूज ऑफ द हर्बल एक्सिपिएंट एंड एक्टिव एजेंट इज कॉल्ड हर्बल फार्मुलेशन, मतलब हर्बल एक्सिपिएंट और हर्बल एक्टिव एजेंट का यूज करके जो प्रोडक्ट हम बनाते हैं उसको क्या बोलेंगे हम, हर्बल प्रोडक्ट। और किसके आधार पे बनाएंगे, हर्बल फार्मुलेशन के आधार पे बनाएंगे, ठीक है ना। अब इसमें पहला क्या आता है, फिक्स्ड ऑयल, क्योंकि हमको दोनों देना, एक फिक्स्ड ऑयल एक वैक्स, दोनों के बारे में बताना है। तो फिक्स्ड ऑयल क्या होता है, जो फिक्स्ड ऑयल होता है आर द ईस्टर ऑफ द फैटी एसिड, मतलब फैटी एसिड के ईस्टर होते हैं, व्हिच यूज इन द फार्मुलेशन ऑफ द एज आ इमोलियंट, मतलब कहने का क्या है कि हर्बल फार्मुलेशन में यूज करते हैं किस तरीके से, एज आ इमोलियंट, जैसे कि चिकनाहट आती है, ठीक है ना। अब इसमें आता है एग्जांपल के तौर पे आलमंडाइन। आलमंडाइन मतलब बादाम का तेल, जिसका सिनोनिम क्या होता है, बादाम या क्विंस होता है। इसका जो बायोलॉजिकल सोर्स क्या होता है, सीड ऑफ द प्रूनस एमिगिडेलम होता है, जिसका जो फैमिली होती है वो क्या होती है, रोजाशिए होती है। इसकी जो मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है, इसका जो कलर होता है ब्राउन होता है, ऑर्डर इसकी फ्रूटी होती है, टेस्ट इसका बीटर होता है, शेप इसका ऑब्जेक्ट होता है, जो सॉलिबिलिटी होती है इसकी क्लोरोफॉर्म में ज़्यादा होती है। इसके में जो केमिकल कंस्टिट्यूट पाया जाता है वो ओलिक एसिड, पाल्मिटिक एसिड एंड मिस्ट्रिक एसिड पाया जाता है। उसका दूसरा आता है क्या है, कैस्टर ऑयल, जो कि क्या है आपका एक फिक्स्ड ऑयल है। इसका जो सिनोनिम क्या होता है, फैसिल ऑयल, कैलमस ऑयल या रिसिनस ऑयल भी होता है, ठीक है ना। इसका जो बायोलॉजिकल सोर्स क्या है, रिसिनस क्यूमिन्स होता है। इसकी जो फैमिली होती है यू फेब्रेशिए होती है। फिर से एक बार, रिसिनस क्यूमिन्स, ठीक है। इसका जो मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है, कलर इसका पेल येलो, ऑर्डर इसका फेंट होता है, टेस्ट इसका डिस्टिक होता है, और सोलिबिलिटी इसकी ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में ज़्यादा होती है। अब आपका दूसरा आता है वैक्सेस। तो वैक्सेस क्या है, वैक्सेस आर द फिक्स्ड ऑयल, ये भी फिक्स्ड ऑयल होते हैं, यूज इन द प्रिपरेशन ऑफ द स्किन केयर क्रीम, मतलब स्किन केयर क्रीम में इसका यूज करता है एज अ पॉलिशिंग एजेंट, मतलब पॉलिशिंग एजेंट का मतलब जिससे शाइनिंग वगैरह आती है उसको क्या बोलते हैं, पॉलिशिंग एजेंट बोलते हैं, सिंपल सा, ठीक है ना। तो वैक्स हमारे क्या है, फिक्स्ड ऑयल होते हैं, किस पे यूज करते हैं, स्किन केयर क्रीम में इसका यूज किया जाता है, और कैसे यूज करता है, एज अ पॉलिशिंग एजेंट के तरीके से इसका यूज किया जाता है। अब इसमें आता है कौन कौन सा, जैसे आपका आता है मतलब कैनुबुला वैक्स आता है, जिसमें आपका जिसका जो सोर्स क्या होता है, कैप्रिनिका सेरीफेरा होता है, जिसकी जो फैमिली होती है वो पाल्मियी होती है। इसका जो मॉर्फोलॉजी कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है, कलर इसका ब्राउन होता है, ऑर्डर इसका डिस्टिक होता है, टेस्ट इसका स्वीट होता है, ठीक है ना। उसके बाद दूसरा आता है क्या, बीज वेग, जिसका जो सोर्स होता है एपिस मेलिफेरा। एपिस मेलिफेरा क्या आपकी मधुमक्खी है, जिसका जो फैमिली होती है एपीडीए होती है, मतलब मधुमक्खी के छत्ती से इसका मतलब
प्राप्त करते हैं। कहाँ से प्राप्त करते हैं? नेट से प्राप्त करते हैं, जो मधुमक्खियों का जो छत्ता होता है, ठीक है ना। इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक क्या है, कलर इसका व्हाइट होता है, ऑर्डर इसका एरोमेटिक होता है, टेस्ट इसका हनीस्ट होता है, जिसकी सॉलिबिलिटी ऑर्गेनिक सॉलिड में ज़्यादा होती है, ठीक है ना। तो ये हमारा हो गया कौन सा, हमारा क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। उसके बाद इसमें जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, राइट द सिग्निफिकेंस ऑफ द क्वालिटी कंट्रोल ऑफ द रॉ मटेरियल एंड स्ट्रेट एक्सप्लेन। देखिए यहाँ पर आपका सिंपल सा पूछ रहा है कि अगर आप रॉ मटेरियल की क्वालिटी कंट्रोल टेस्टिंग करती हैं तो उससे आपको क्या क्या फायदा होने वाला है। तो सबसे पहले आपको एक हेडिंग डालनी है, क्वालिटी कंट्रोल टेस्टिंग ऑफ द रॉ मटेरियल। उसके बाद क्वालिटी कंट्रोल की डेफिनेशन लिखनी है। तो क्वालिटी कंट्रोल की डेफिनेशन सिंपल सा क्या होता है, किसी भी प्रोडक्ट की उसकी क्वालिटी, उसकी सेफ्टी और उसकी एफिकेसी को चेक करना, इवैल्यूएट करना, दैट डिपेंड ऑन देयर क्वालिटी। उससे क्वालिटी के ऊपर निर्भर करता है, उसी को क्या बोलते हैं, क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट, जिससे कि उसमें किसी भी प्रकार का डिफेक्शन, एडल्ट्रेशन या स्पूरियसपन ना हो पाए और वो हमारी जो ड्रग हो एकदम सेफ हो, हमारे लिए ह्यूमन बींग्स के लिए एकदम सेफ हो। तो टू इवैल्यूएट और टेस्टिंग ऑफ द क्वालिटी सेफ्टी ऑफ द रॉ मटेरियल एंड एक्सट्रैक्ट, इसी को क्या बोलेंगे, क्वालिटी कंट्रोल टेस्टिंग फॉर द रॉ मटेरियल एंड द एक्सट्रैक्ट, ठीक है ना। अब इसमें आपके कई सारे पैरामीटर्स हैं। देखिए क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट ऑफ दी हर्ब्स एंड दी स्टेज, जैसे एलओडी हो गया, लॉस एंड ड्राइंग हो गया, ठीक है ना। स्पूरियस टेस्टिंग हो गया, मतलब उसमें जैसे सड़न वगैरह हो रही है कि नहीं। एडल्ट्रेशन मतलब उसमें अमाउंट में कितना मिला हुआ है, ठीक है। क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव टेस्टिंग होगी, एचपीटीएलसी टीएलसी हो गई, उससे पता चल जाएगा कि हमारा प्योर है कि नहीं है। माइक्रोबियल कॉन्टामिनेशन टेस्टिंग हो जाएगी, मॉर्फोलॉजिकल टेस्टिंग, एस वैल्यू, ये सारी क्या होती है, हमारी टोटल क्वालिटी कंट्रोल टेस्टिंग होती है किसी भी हर्ब मतलब रॉ मटेरियल और स्टेट को आइडेंटिफाई करने के लिए। अब इसके सिग्निफिकेंस के बारे में बात करते हैं। टू चेक द एडल्ट्रेशन और स्पूरियस कंटेंट इन द हर्बल रॉ मटेरियल एंड द स्टेट, मतलब हर्बल रॉ मटेरियल जो होता है, एक्सट्रैक्ट होता है, उसमें एडल्ट्रेशन या स्पूरियस चेक करने के लिए इसका यूज किया जाता है, या सिग्निफिकेंस है। एंड टू प्रोटेक्ट द ड्रग फ्रॉम द माइक्रोबियल कंटामिनेशन चार्जेस, मतलब अगर हमने उसकी क्वालिटी कंट्रोल टेस्टिंग कर ली तो हमको ये पता चल जाएगा कि कितने मतलब कौन से माइक्रोब से कंटामिनेशन कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, वेटी है या अनवेटी है, उस हिसाब से उस कंडीशन में उसको ढाल देंगे। इससे हमारी जो उसकी स्टेबिलिटी होगी वही बढ़ जाएगी। टू परफॉर्म क्वालिटेटिव टेस्टिंग, मतलब क्वालिटेटिव टेस्टिंग को परफॉर्म कर सकते हैं। एंड स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ द रॉ मटेरियल, जो हमारे रॉ मटेरियल होंगे उसका स्टैंडर्डाइज कर सकते हैं। एंड मेंटेन द कंसंट्रेशन ऑफ द हर्ब मटेरियल, जो हर्ब मटेरियल उसी कंसंट्रेशन का भी हम क्या कर सकते हैं, सिंपली मेंटेन कर सकते हैं। उसके बाद इंप्रूव द क्वालिटी एंड प्रोडक्शन एंड रिडक्शन इन द प्रोडक्शन कॉस्ट, मतलब अपनी जो हमारा प्रोडक्शन हो रहा है उसकी क्वालिटी को हम बढ़ा सकते हैं और साथ ही साथ जो हमारा प्रोडक्शन कॉस्ट है उसको भी हम बचा सकते हैं। फॉर एग्जांपल के तौर पे अगर अपने हर्बल मटेरियल जो आपने लिया, रॉ मटेरियल जो आपने लिया, अगर वो आपका सही होगा तो जो आपका फाइनल प्रोडक्ट बनेगा उसमें किसी प्रकार का एडल्ट्रेशन नहीं होगा, किसी प्रकार का स्पूरियस नहीं होगा, किसी प्रकार के सपोनिफाइड नहीं होगा, या उसमें एसिड वैल्यू ज़्यादा नहीं होगी। तो इस कंडीशन में क्या होगा कि जब आपकी जो मेडिसिन होगी वो क्वालिटी कंट्रोल टेस्टिंग के लिए जाएगी तो वहाँ पे सिंपल आपको ये फायदा हो जाएगा कि वहाँ से वो बैच रिजेक्ट नहीं किया जाएगा। एंड यूनिफॉर्मिटी इन द प्रोडक्शन, जो आपका प्रोडक्शन होगा उसमें आपको यूनिफॉर्मिटी देखने को मिलेगी। कस्टमर एक्सेप्टेंस, अगर आपकी क्वालिटी अच्छी हुई तो कस्टमर आपके ड्रग को अच्छा पसंद करेंगे। इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ द रिसोर्सेज, मतलब सिंपल सा जो प्लांट रिसोर्सेज है उसका इफेक्टिव यूटिलाइजेशन आप करके लोगों को ट्रीट कर सकते हैं उसके क्वालिटी कंट्रोल के द्वारा, ठीक। उसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, एक्सप्लेन बेसिक प्रिंसिपल ऑफ द सिद्धा एंड यूनानी, मतलब आपको सिद्धा सिस्टम ऑफ द ट्रेडिशनल सिस्टम ऑफ द इंडियन मेडिसिन एंड यूनानी सिस्टम के आपको यहाँ पे प्रिंसिपल लिखना है। तो सिंपली जो सिद्धा एंड यूनानी सिस्टम ऑफ द मेडिसिन इज द ट्रेडिशनल इंडियन सिस्टम ऑफ द मेडिसिन व्हिच हैज बीन यूज्ड सिंस एंशिएंट टाइम। सिंपल सा कहने का मतलब क्या है कि जो सिद्धा सिस्टम और यूनानी सिस्टम होता है वो इंडियन या ट्रेडिशनल इंडियन सिस्टम का मेडिसिन का एक भाग है जो कि हम प्राचीन समय से यूज करते आ रहे हैं। अब सिद्धा सिस्टम के प्रिंसिपल मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ाया हुआ है, फिर से एक बार यहाँ पे बता रहा हूँ कि इसका जो बेसिक प्रिंसिपल होता है वो 3 चीज़ों पर निर्भर करता है। एक होता है त्रिदोषा, एक होता है पंचमहाभूता और एक होता है धातु। तो त्रिदोषा में जैसे कफम पीतम वतम आता है, वतम कफम पीतम आता है। उसके बाद पंचमहाभूतम में जो मुन का मतलब एयर होता है, वायु का मतलब एयर, सॉरी मुन का मतलब अर्थ होता है, वायु का मतलब एयर होता है, नीर का मतलब वाटर होता है, आकाशम का मतलब स्काई होता है और थी का मतलब क्या होता है, फायर होता है, ठीक है ना। तो ये हमारे क्या है इसके बेसिक प्रिंसिपल है। देखिए इसी तरीके से आपको लिखना है, आपके नंबर अच्छे मिल जाएंगे। उसके बाद धातुज में आता है जैसे कुरुधि आता है, ठीक है, तसाई, कजुप्पो, मज्जाई, सिकलम होता है मतलब मेल फीमेल, एलम्बा, रजा, रजा मतलब आप जाने कि लिम्फ नोड्स वगैरह जो होते हैं उसको रजा बोलते हैं। तो ये हमारे क्या है सिंपल सा जो सिद्धा सिस्टम है उसको बेसिक प्रिंसिपल है। और ये धातु मतलब बने होते हैं, ये 3 चीज़ से मिलकर बने होते हैं। एक गोल्ड लेड क्या करता है, सिंपल सा बॉडी को मेंटेन करता है। और लेड की टॉक्सिसिटी आप जानते हैं कि जब लेड ज़्यादा अमाउंट में जाए तो टॉक्सिसिटी कॉज कर देता है, तो ये क्या करता है, बॉडी को मेंटेन करता है। आयरन जिंक क्या करता है, आपकी लाइफ को बढ़ावा देता है, जिससे आपकी हड्डियाँ मजबूत होती है। जो कॉपर होता है वो आपके हीट को प्रिजर्व करता है, ठीक है ना। हीट भी आपके जैसे बॉडी टेम्परेचर है 37 डिग्री सेंटीग्रेड, तो उसको प्रिजर्व रखता है कि 37 डिग्री सेंटीग्रेड ही रहे। उसके बाद दूसरा सिस्टम कौन सा, यूनानी सिस्टम
ऑफ द मेडिसिन। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन दूसरा सिस्टम क्या है, यूनानी मेडिसिन। तो डेवलप बाय द हिपोक्रेट, मतलब इसको हिपोक्रेटिस के द्वारा डेवलप किया गया था, इसलिए इसका जो प्रिंसिपल होता है हिपोक्रेटिक थ्योरी और पाइथागोरियन थ्योरी के ऊपर आधारित है। तो हिपोक्रेटिक थ्योरी के अकॉर्डिंग जो हमारी बॉडी होती है वो चार चीज़ों से मिलकर बनी होती है। दम, जैसे बोलते हैं ना कि आपका दम निकाल लेंगे तो आपका खून निकालेंगे, दम का मतलब ब्लड, सफरा मतलब होता है येलो बाइल, और फ्लेगम का मतलब होता है बलगम, और सौदा का मतलब होता है ब्लैक बाइल, ठीक है ना। उसके बाद इसमें जो पाइथागोरियन थ्योरी आती है, तो अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी द इंटायर बॉडी या यूनिवर्स मेड अप ऑफ 4 बेसिक एलिमेंट, मतलब केवल 4 चीज़ों से मिलकर बनी हुई है। खाक, जैसे मतलब होता है ना कि खाक मतलब आपको खाक में मिला देंगे तो मिट्टी में मिला देंगे। बाद हो गया आतिश, आतिश का मतलब आग, जैसे आतिशबाजी। आग, ये सब हमारी क्या है, जल। आग का मतलब हमारा जल होता है, ठीक है ना। बाद का मतलब जैसे पहाड़ वगैरह होते हैं। ये हमारी क्या है, पाइथागोरियन थ्योरी है, ठीक है ना। उसके बाद आपका इसमें जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, गिव ए ब्रीफ सिंपल सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन प्लांट बेस्ड इंडस्ट्री एंड इंस्टीट्यूशन इन द इंडिया, मतलब हमको प्लांट बेस्ड इंडस्ट्री और जो हमारे इंडिया में उसके प्रकार के जैसे ICMR वगैरह है उसके बारे में हमको बताना है। तो दी प्लांट बेस्ड मेडिसिन एंड हेल्थ प्रोडक्ट, फार्मास्यूटिकल, फूड सप्लीमेंट, ETC, मतलब जो भी आपके प्लांट के बेस के ऊपर, मतलब प्लांट के ऊपर बेस है, जैसे मेडिसिन हो गया, हेल्थ प्रोडक्ट हो गया, फार्मास्यूटिकल हो गया या फूड सप्लीमेंट हो गया, आर इन डिमांड इन मोस्ट डेवलपिंग एंड डेवलप्ड कंट्री, मतलब कहने का क्या है, वो चाहे डेवलपिंग कंट्री हो या डेवलप्ड कंट्री हो, सभी जगह इसकी ज़्यादा डिमांड है, क्योंकि इसका ना तो टॉक्सिक इफेक्ट है, ना तो इसका ड्रग इंट्रैक्शन है, ना तो इसका कोई इसी प्रकार का एडवर्स इफेक्ट है, और यह चीपर इन द कॉस्ट भी होती है, ठीक है ना। उसके बाद नियर अबाउट 80% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन इसका यूज करते हैं एज अ प्राइमरी हेल्थ केयर प्रोडक्ट में, और ट्रेडिशनल प्लांट का यूज करते हैं अपने, मतलब सिंपली बोले तो न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट के लिए। अब देखिए इसमें कौन कौन से देश आते हैं, टॉप मोस्ट प्लांट बेस्ड इंडस्ट्री, जैसे इंडिया हो गई, ठीक है, स्विट्जरलैंड हो गया, इटली हो गया, फ्रांस हो गया, जर्मनी हो गया, चाइना हो गया, ये सब टॉप मोस्ट हमारी क्या है, इंडस्ट्री है जो कि हर्बल के ऊपर काम करते हैं, ठीक है ना। अब जो इंडिया हमारा है वो 12 मेगा डाइवर्सिटी सेंटर है अक्रॉस द वर्ल्ड, मतलब कहने का मतलब क्या है कि जो वर्ल्ड में इसकी पोजीशन है वो 12 मेगा वर्ल्ड डाइवर्सिटी है, मतलब कहने का कि बहुत ज्यादा है यहाँ पे, ठीक है ना। उसके बाद हम बात करें, इंडिया हैज सप्लायर ऑफ द दीज मेडिसिन एंड एरोमेटिक प्लांट टू द वेरियस वेस्टर्न कम्युनिटीज, जैसे एग्जांपल के तौर पे जो एक्सपोर्ट वगैरह करता है, ठीक है ना, तो डिफरेंट कंट्री में जैसे इजिप्ट को करता है, ग्रीस को करता है, रोम को करता है, चाइना को करता है, एंड पर्सिया को ये क्या करता है, अपना जो हर्बल प्रोडक्ट है उसको क्या करता है, बेचता है, सिंपल बोले, ठीक है ना, बेचता है, एक्सपोर्ट करता है, जिससे कि उसको लाभ भी होता है और उसका सिंपल सा नाम भी होता है। तो अब इंस्टीट्यूट के बारे में बात करें, कौन कौन से इंस्टीट्यूट है, तो सबसे पहला इंस्टीट्यूट अगर आप लोग के जुबान पे आता है ICMR, जिसको बोलता है इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो कि कहाँ पे है, न्यू दिल्ली में, ठीक है। रिसर्च एरिया इसका क्या क्या है, ये जेनेटिक एंड प्लांट ब्रीडिंग में, प्लांट पैथोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, ठीक है ना, इन सब में इसका क्या है, रिसर्च एरिया है। उसके बाद आता है IVR में इंडियन वेटनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट आता है, जो कि कहाँ आपका यूपी में है। उसके बाद सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ द पोस्ट हार्वेस्टेड इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, जो कि लुधियाना में है। उसके बाद इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ द वेजिटेबल रिसर्च, जो कि हमारे बनारस मतलब काशी में है, और इसका कहाँ पे, यूपी में है। नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट, जो कि दिल्ली में है। सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ द कॉटन रिसर्च सेंटर, जो कि आपका कहाँ पे है, नागपुर महाराष्ट्र में, ठीक है। तो ये आपका कुछ इस प्रकार से क्वेश्चन था जो कि बहुत ही इजी वे में मैंने आपको बताने की कोशिश की। उसके बाद आपका सेक्शन ए आता है। सेक्शन ए में जो पहला क्वेश्चन है, राइट एनी 2 प्लांट बेस्ड बायोपेस्टिसाइड एंड देयर बायोलॉजिकल सोर्स, ठीक है ना, ये सब आपके 2 नंबर में आ सकते हैं क्वेश्चन। तो जो प्लांट बेस्ड बायोपेस्टिसाइड क्या होते हैं, ऐसे एजेंट जो कि पेस्ट को किल करते हो उनको क्या बोलते हैं, बायोपेस्टिसाइड होते हैं। जैसे कृत्रिम वगैरह में आप लोग खेती वगैरह में देखते हैं जो कीड़े वगैरह लग जाते हैं, तो उसको खत्म करने के लिए हम किस चीज़ का यूज करते हैं, हम पेस्टिसाइड का यूज करते हैं। और बायोपेस्टिसाइड का आपके 2 प्लांट का नाम बताना, उसका बायोलॉजिकल सोर्स बनाना। तो सिंपली नीम बेस्ड जो पेस्टिसाइड होता है, बैसिलस थूरियोजेनेसिस होता है, MVP होता है, ट्राइकोडर्मा होता है, एम्पायरेथिन होता है, ठीक है ना। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द ट्रेडिशनल फॉर्मुलेशन, नेम एनी 2 आयुर्वेदिक फॉर्मुलेशन। ट्रेडिशनल फॉर्मुलेशन सिंपल सा समझिए क्या होता है, ये हिस्टोरिक फॉर्मुलेशन होता है। इसका मतलब क्या है कि जो हमारे एंशिएंट टाइम में जो हमारे दादा परदादा और जो भी रहे होंगे, उन्होंने हमको एक डेवलपमेंट दिया कि इस तरीके से इस दवा को बनाई जाती है, इस तरीके से अगर आप इस हर्ब का यूज करेंगे तो आपको ये बेनिफिट मिलेगा, उसी को क्या बोलते हैं, ट्रेडिशनल फॉर्मुलेशन। तो सिंपली बोले ट्रेडिशनल मेडिसिन कंप्राइज मेडिकल एस्पेक्ट, मतलब मेडिकल एस्पेक्ट तो आप समझ रहे कि जो कि हमारी बॉडी के फिजियोलॉजी को अल्टर करते हो, ऑफ द ट्रेडिशनल नॉलेज दैट डेवलप ओवर जनरेशन, मतलब जनरेशन बाय जनरेशन विद इन फॉल्क ब्रीफ ऑफ वेरियस सोसाइटी, ठीक है ना। आयुर्वेदिक फॉर्मुलेशन में जैसे गिलोय बटी हो गया, झंडू पंचारिष्ट हो गया, अर्जुना रिष्ट हो गया, खदरा रिष्ट हो गया, बहुत सारे एग्जांपल है जो कि आप इसमें देख सकते हैं, ठीक है ना। उसके बाद जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, व्हाट आर द सोर्स एक्टिव कंस्टिट्यूएंट एंड यूज ऑफ द हनी।
हनी का मतलब शहद। इसका बायोलॉजिकल सोर्स कहाँ से मिलता है आपको? एपिस मेलिफेराई एमिस डोरसाटा से मिलता है, हनी कोम से मिलता है। और इसकी फैमिली क्या होती है? एपीडीए होती है। इसमें इसमें केमिकल कंस्टिट्यूएंट क्या होता है? 35% ग्लूकोज, 45% फ्रक्टोज, 2% सुक्रोज पाया जाता है। अदर में सक्सिनिक एसिड, एस्टिक एसिड, फॉर्मिक एसिड, इन्वर्टेड, डायबिटेज, इंसुलिन, इसमें क्या पाए जाते हैं? एंजाइम पाए जाते हैं। और साथ ही साथ में वाइटामिन से प्रोटीन भी पाए जाते हैं। इसका यूज क्या है? यूज डिमल्सन के तरीके से यूज करते हैं, एज ए स्वीटनिंग एजेंट के तरीके से यूज करते हैं, एंड कोल्ड सिकनेस में इसका यूज किया जाता है। उसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? सोर्स एक्टिव कंस्टिट्यूएंट एंड द यूज ऑफ द जिंको बाइलोबा। ठीक है, जिंको बाइलोबा क्या होता है आपका? सिंपल जो कहां से प्राप्त किया जाता है? बायोलॉजिकल सोर्स क्या है? जिंको बाइलोबा। इसकी जो फैमिली होती है वो जिंकेसी होती है। केमिकल कंस्टिट्यूएंट्स के अंदर क्या क्या पाया जाता है? फ्लेवोन ग्लाइकोसाइड पाया जाता है, बायोफ्लेवोन पाया जाता है, जिंकोलिड भी पाया जाता है, एंथोसाइनिन, सिसोस्टोल, कैथेचिन इसके अंदर मेन एक्टिव केमिकल कंस्टिट्यूएंट है। ठीक है ना। अब इसके यूज के बारे में बात करें तो इसका जो यूज होता है सिंपली कहाँ पे? बिलिरुबिन के लेवल को कम करना होता है, एज ए न्यूट्रास्यूटिकल्स यूज करते हैं। और सिंपली हम बोले तो जो आपका मतलब सिंपल सा ग्रोथ स्टिमुलेंट होता है, इम्यूनोमॉड्यूलेटर होता है। ठीक, ये सब क्या इसके यूजेस हैं। उसके बाद नेम एनी 2 नेचुरल स्वीटनर्स एंड दी गिव बायोलॉजिकल सोर्सेज, मतलब आपके 2 नेचुरल स्वीटनर्स के नाम लिखने, उसके बायोलॉजिकल सोर्स के बारे में बताना है। तो सिंपल सा जैसे मुलेठी हो गया, शहद हो गया, स्टीविया हो गया, ये हमारे क्या है? नेचुरल स्वीटनर्स है। जैसे हनी का एपिस डोरसाटा, एपिस मेलिफेरा होता है, लिक्वाराइस का ग्लिसराइजा ग्लेब्रा होता है, स्टीविया का हमारा क्या? स्टीविया रेबुडियाना होता है। ठीक है ना। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है मेंशन एनी 2 फ्लेवरिंग एजेंट, मतलब 2 फ्लेवरिंग एजेंट को आप वहां पे बताइए। तो पहला क्या होता है? पिपरमिंट ऑयल, जिसका बायोलॉजिकल सोर्स कहता है मेंथा पिपेटा होता है। कार्डमम हो गया, कार्डमम का जो बायोलॉजिकल सोर्स कहता है इलेटेरिया कार्डमोनम होता है। ठीक है ना। उसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है गिव एनी 2 इवोल्यूशन पैरामीटर फॉर हर्बल स्किन प्रोडक्ट, मतलब हम सिंपल बोले तो जो हमारे सेमी सॉलिड डोसेज फॉर्म के लिए इवोल्यूशन होता है, पैरामीटर होता है, कौन कौन से? यूनिफॉर्मिटी टेस्टिंग, जिसमें कोई कणवर तो नहीं, जैसे आप किसी चीज का यूज करें तो उसमें अगर सॉलिड कण रह जाते हैं तो आपके स्किन पर रबिंग करेंगे। ठीक है ना। तो ये होनी चाहिए यूनिफॉर्मिटी टेस्टिंग है, मतलब सारे जो उसमें इंग्रेडिएंट यूज किए गए अच्छे से मिले हैं नहीं। पीएच टेस्टिंग करनी चाहिए। प्राइमरी स्किन इरिटेशन, मतलब अगर आप इसको स्किन पर लगा रहे हैं तो इरिटेशन तो नहीं हो रहा। सपोनिफिकेशन वैल्यू, एसिड वैल्यू, ये सब हमारी क्या आता है? इवोल्यूशन पैरामीटर होता है हर्बल स्किन प्रोडक्ट के लिए। उसके बाद आता है व्हाट इज बायोप्रोस्टेटिंग एंड बायोपायरेसी। बायोप्रोस्टेटिंग का क्या मतलब होता है? सिस्टमिक एंड ऑर्गेनाइज्ड सर्च ऑफ द यूजफुल प्रोडक्ट ड्राइव फ्रॉम द बायो रिसोर्सेज इंक्लूडिंग प्लांट, माइक्रोऑर्गेनिज्म, एनिमल इटीसी फॉर द कमर्शियलाइजेशन। मतलब कहने का क्या है कि कॉमर्शियल लेवल पे आप किसी भी हर्ब का सिंपल सा अगर उसकी खोज कर रहे हैं तो उसी को क्या बोलेंगे? बायोप्रोस्पेक्टिंग बोलेंगे। और बायोपायरेसी क्या है? रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन टेक बायोलॉजिकल रिसोर्सेज विदाउट ऑफिशियल सैंक्शन, मतलब आपके ऊपर किसी भी प्रकार के ऑफिशियल सैंक्शन नहीं लगेंगे और आप उसके ऊपर काम कर सकते हैं। इसी को क्या बोलते हैं? बायोपायरेसी। देखिए मैंने आपको बायोपायरेसी मैंने आपको केज स्टडी ऑफ द नीम और कर्क्यूम में बताया था। अगर आपको इसके बारे में डिटेल नोट्स लेनी है आपके 7 नंबर में पूछा जा सकता है, तो आप जाकर के वो वाला वीडियो देख लीजिए। उसके बाद आता है डिफाइंड ब्रीडर्स राइट। ब्रीडर्स के राइट क्या कहना चाहिए? तो राइट ग्रांटेड टू द ब्रीडर्स ऑफ ए न्यू वैरायटी ऑफ द प्लांट दैट गिव ब्रीडर एक्सक्लूसिव कंट्रोल ओवर द प्रोपागेशन मटेरियल, लाइक एज सीड हो गया, कटिंग हो गया, डिवीजन हो गया, टिश्यू कल्चर हो गया, ईटीसी के ऊपर। व्हाट इज शेड्यूल ट्री? शेड्यूल ट्री क्या है? शेड्यूल ट्री का सिंपल सा मतलब तो हमारी अकॉर्डिंग टू द ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 एंड रूल्स 1945, ये क्या करता है? जीएमपी को डिस्क्राइब करता है कि प्रोडक्शन के लिए, मतलब आयुर्वेदा यूनानी सिद्धा के ड्रग के प्रोडक्शन के लिए जीएमपी मतलब गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस को ये क्या करता है? डिफाइन करता है। उसके बाद इसमें कई पार्ट होते हैं। पार्ट 1 में आपका जीएमपी होता है जिसको बोलते हैं गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस। पार्ट 2 में क्या होता है? लिस्ट ऑफ द मशीनरी इक्विपमेंट मिनिमल मैन्युफैक्चरिंग प्रीमिसेस फॉर द आयुर्वेदिक फॉर्मुलेशन रिक्वायर्ड, मतलब कहने का क्या है कि आयुर्वेदिक फॉर्मुलेशन बनाने के लिए जिस मशीनरी इक्विपमेंट या मिनिमम मैन्युफैक्चरिंग प्रीमिसेस की आवश्यकता होती है वो पार्ट 2 मतलब शेड्यूल 2 में पार्ट 2 में होता है। पार्ट बी में मतलब शेड्यूल टी पार्ट बी में आपका क्या होता है कि लिस्ट ऑफ द मशीनरी इक्विपमेंट मिनिमम मैन्युफैक्चरिंग प्रीमिसेस फॉर द यूनानी ड्रग। ठीक है ना। उसके पार्ट सी में क्या होता है? लिस्ट ऑफ द इक्विपमेंट हाउस क्वालिटी ईटीसी। ठीक है ना, हाउस क्वालिटी ईटीसी। एनडी में कहता है गाइडलाइंस फॉर दी आयुर्वेदिक सिद्धा यूनानी मेडिसिन। ठीक है। तो आज ये आप हर्बल ड्रग टेक्नोलॉजी का पूरा पेपर मैंने आपको सॉल्व करके बता दिया। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना एंड कमेंट करके हमको जरूर बताना कि आपको वीडियो कैसा लगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो फ्रॉम दी लेटेस्ट लर्न फार्मेसी।